नमस्कार दोस्तों, मैं नॉवेल किंगडम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी करंट स्टोरी मार्शियल गॉड असुरा यूट्यूब पे लाइव है एंड पॉकेट एफएम पे भी लाइव है, आप वहां पे भी सुन सकते हो। एंड जैसा कि इसमें नेम में चेंजेस आ रहे थे, कई बार बहुत सारे नेम में चेंज आ रहे थे, तो हमने इसके लिए भी सोल्यूशन ला दिया है। हमने नया सॉफ्टवेयर बाई किया है जहाँ पे स्टोरी अच्छे से एडिट होगा, सो अब नेम चेंजिंग इशू नहीं आने वाला है। तो एंजॉय स्टोरी। एंड अगर आपको भी हमें सपोर्ट देना है, मेंबरशिप लेना है, तो टेलीग्राम पे हमें मैसेज करें। बाकी ध्यान रहे स्कैमर से सावधान। धन्यवाद। बाकी हम ये वॉइस इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि एआई वॉइस को डिटेक्ट। दमन को बचाने और उसे श्वेत सिर वाले ईगल की मदद से सुरक्षित स्थान पर लाने के बाद रुद्र ने उसे छोटे कस्बे में वापस भेज दिया। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए रुद्र ने उसे सीधे कस्बे में नहीं भेजा, उसने उसे कस्बे के बाहर उतारा। इसके अलावा मायावी वज्र विद्यालय के प्रमुख को बदला लेने से रोकने के लिए रुद्र ने दमन को उन विश्व बैगों में से एक दे दिया जो उसने मायावी वज्र विद्यालय के युवा प्रमुख और अन्य लोगों से लिए थे। विश्व बैग को पकड़े हुए दमन इतने भावुक हो गए कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र उनकी मदद क्यों कर रहे हैं। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उन्होंने उत्सुकता से पूछा, युवा नायक, आपने मेरी मदद क्यों की? हो, दमन के सवाल का जवाब देते हुए रुद्र हल्के से मुस्कुराया, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह सफ़ेद सिर वाले चील पर कूद पड़ा और जब चील ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ने की तैयारी की, तब रुद्र ने दमन से कहा, जाओ और मेरी तरफ से अपने दादाजी से कहो, मुझे भोजन कराने के लिए धन्यवाद। जैसे ही उसकी आवाज़ खत्म हुई, सफ़ेद सिर वाला चील हवा में उड़ गया और कान फाड़ देने वाली चीख के साथ किन प्रांत में और अंदर की ओर तेजी से बढ़ गया। दमन इतना भोला नहीं था कि उसे यकीन हो गया कि उसके दादाजी ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे उस रहस्यमय युवक ने उसकी जान बचाई। स्थिति की सारी जानकारी मिलने के बाद दमन बिना किसी झिझक के तेजी से उस छोटे कस्बे की ओर चल पड़ा जहां उसका परिवार रहता था। सबसे पहले उसे यह समझना था कि उसके दादा ने वास्तव में क्या किया था। इसके बाद उसे अपने पूरे परिवार के लिए जल्द से जल्द योजना बनानी थी ताकि वे उस छोटे कस्बे को छोड़कर मायावी वज्र विद्यालय के प्रभाव क्षेत्र से दूर जा सकें। छोटे से कस्बे में ललितेश्वर पहले ही जागृत हो चुके थे। हालांकि उनके पोते ने मायावी वज्र विद्यालय के युवा प्रमुख को नाराज कर दिया था, जिसके कारण उसे जेल में डाल दिया गया था और यह अज्ञात था कि वह वर्तमान में जीवित है या नहीं। इसलिए ललितेश्वर वास्तव में बेहद दुखी और अथाह उदास थे। एक साधारण परिवार में जन्मे एक बूढ़े व्यक्ति के लिए प्रसिद्धि, लाभ और धन का कोई खास महत्व नहीं था। अपने परिवार की मौजूदा संपत्ति के बिना भी वे गरीबी में अपना जीवन गुजार सकते थे, लेकिन अगर उनके पोते को कुछ हो जाता तो उनके लिए जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। दादाजी, दादाजी। ठीक उसी समय दरवाजे के बाहर से अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद दमन भी जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ। अपने दादाजी के कोमा में चले जाने की खबर सुनकर दमन भी बेहद चिंतित था। दमन, क्या ये तुम हो? मैं सपना तो नहीं देख रहा। दमन को देखकर ललितेश्वर को भी लगा कि वो सपना देख रहे हैं। उन्हें लगा कि ये हकीकत नहीं है। दादाजी, मैं दमन हूँ। स्वामी जी, ये तो छोटे मालिक हैं। जी हाँ, ये तो वापस आ गए हैं। दमन ने झट से सिर हिलाया और उसी समय कमरे में मौजूद नौकर भी बेहद खुश हो गए। क्या सच में दमन है? लेकिन क्या तुम कैद में नहीं थे? अपने पोते को लौटते देख ललितेश्वर बेहद खुश और असमंजस में थे। उन्हें लगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। दादाजी, क्या आपने मुझे बचाने के लिए किसी को नहीं बुलाया था? दमन ने सवालिया लहजे में जवाब दिया। मैंने किसी से तुम्हें बचाने के लिए कहा था? बिल्कुल नहीं। दमन, तुम हमारे परिवार की स्थिति जानते हो। हमारे परिवार में जो भी धन दौलत है वो सब तुम्हारी वजह से है। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं किसी से तुम्हें मायावी वज्र विद्यालय की जेल से बचाने के लिए कहूँ? ललितेश्वर ने दृढ़ता से इनकार किया। दादाजी, आपने मुझे बचाने वाले किसी व्यक्ति से कुछ नहीं कहा। फिर क्या आपने हाल ही में किसी युवक को भोजन कराया है? दमन ने पूछना जारी रखा। ये आज सुबह सचमुच एक युवक आत्मा प्रांत से आया था और उसने हवेली में भोजन किया था। दमन, आपने ये क्यों पूछा? आपको बचाने वाला वह युवक तो नहीं था, है ना? ये पूछे जाने पर ललितेश्वर थोड़ा अचंभित रह गए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए दादाजी, क्योंकि आपने दयालु हृदय से दूसरों की मदद की, इसीलिए विशेषज्ञ आए और मेरी जान बचाई। क्योंकि मुझे बचाने के बाद उस युवक ने मुझसे कहा कि मैं उसकी ओर से आपको धन्यवाद दूं कि आपने उसे भोजन कराया। दमन ने स्थिति की सच्चाई पूरी तरह स्पष्ट कर दी थी। दमन, तुमने जो कहा वो सब सच था। उस युवक ने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन उसकी उम्र, ये कैसे संभव है? उस क्षण ललितेश्वर का चेहरा आश्चर्य से भर गया। उन्हें रुद्र का युवा चेहरा और उसकी बेहद कम उम्र अभी भी याद थी। हालांकि रुद्र खुद को मार्शल कल्टीवेटर कहता था, लेकिन अगर वह सच में ऐसा था भी, तो क्या उसमें अपने पोते को मायावी वज्र विद्यालय से बचाने की ताकत थी? अगर रुद्र वाकई इतना शक्तिशाली था तो यह बहुत ही भयानक था।
यह ऐसी बात नहीं थी जिसे कोई आम नागरिक स्वीकार कर सके। जब ललितेश्वर और अन्य लोगों ने उनसे सवाल किए तो दमन ने अपने चेहरे पर पुष्टि का भाव लिए सिर हिलाया और कहा, वह एक युवक था, और निश्चित रूप से वही युवक है जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे थे। दादाजी, इस बार आपने अनजाने में मेरी जान बचाई। दमन को इतना आश्वस्त देखकर हर कोई ठंडी हवा का एक झोंका लेने से खुद को रोक नहीं सका, और उनके पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि दमन को बचाने वाला वही युवक था जिसने आज सुबह हवेली के अंदर भोजन किया था। हालांकि दूसरों के सरासर सदमे की तुलना में 8 के आकार की मूंछों वाले पुरुष और कई बड़े आदमियों के चेहरे पर लंबे समय तक रहने वाला भय साफ झलक रहा था। जब तक उन्हें याद आता कि उनके पास आंखें तो थीं लेकिन वे माउंट ताई को नहीं पहचान पाए, और उन्होंने लगभग एक विशेष पहचान वाले मार्शल आर्ट विशेषज्ञ पर हमला कर दिया था, तब तक वे अंतहीन भय से बेहद डरे हुए थे। इसके बाद दमन ने भी रुद्र के निर्देशों का पालन किया। उसी दिन वह अपने दादाजी और अपने करीबी परिवार को लेकर उस छोटे से कस्बे से जल्दी से निकल गया। हालांकि रुद्र को अपने महल में ललितेश्वर परिवार की प्रतिक्रियाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि रुद्र का वर्तमान लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। वह था 1000 मॉन्स्टर माउंटेन में प्रवेश करना, और यह जानने के बाद कि 1000 मॉन्स्टर माउंटेन एक खतरनाक भूमि थी जहां विशालकाय दानवों ने खुद को शासक घोषित कर रखा था। रुद्र के पास 1000 मॉन्स्टर माउंटेन में प्रवेश करने का केवल एक ही मौका था। वह था प्रतिष्ठित विला के माध्यम से प्रवेश करना। यद्यपि किन प्रांत बहुत बड़ा था, लेकिन उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले सफ़ेद सिर वाले बाज छोटे सफ़ेद की गति के साथ कुछ और दिनों के समय के बाद रुद्र अंततः प्रतिष्ठित विला में पहुंच गया। हालांकि इस भव्य विला का नाम विला था, लेकिन वास्तव में यह एक विशाल शक्ति का भंडार था। एक पर्वत श्रृंखला की चोटी पर कई विशाल शहर बसे हुए थे। ये शहर न केवल विशाल क्षेत्र में फैले हुए थे, बल्कि आपस में जुड़े हुए भी थे। चाहे शक्ति की बात हो या क्षेत्रफल की, रुद्र ने अब तक जितनी भी शक्तियां देखी थीं, उनमें ये सबसे चरम थी। हालांकि विवाह समारोह के कारण प्रतिष्ठित विला के बाहर लोगों की इतनी भीड़ उमड़ पड़ी थी कि मानो पहाड़ और समुद्र बन गए हों। 9 प्रांतों के प्रतिभाशाली युवा यहाँ एकत्रित थे, और इस समय तो प्रतिष्ठित विला में प्रवेश करना भी एक बड़ी समस्या थी। विवाह समारोह में भाग लेने की योग्यता प्राप्त करना तो दूर की बात थी। धिक्कार है, ये सब लोग, क्या इन्हें पत्नी नहीं मिल पा रही? इतने सारे लोग यहाँ की चहल पहल के लिए क्यों आते हैं? रुद्र उस समय लोगों के विशाल जनसमूह के बीच खड़ा था। जब उसने उस भव्य विला की ओर जाने वाली सड़क को देखा, जिस पर मनुष्यों की एक लंबी कतार थी जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था, तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और उसका चेहरा थोड़ा नीला पड़ गया। क्योंकि रुद्र को वास्तव में नहीं पता था कि अगर उसे लाइन में खड़ा होना पड़े तो प्रतिष्ठित विला में प्रवेश करने में उसे कितना समय लगेगा। इसके अलावा प्रतिष्ठित विला में प्रवेश करने के लिए केवल कतार में लगना ही काफ़ी नहीं था। वास्तव में कई लोग लंबी दूरी तय करके इस स्थान तक पहुंचे और कतार में लंबे समय तक कष्टपूर्वक इंतजार किया, लेकिन अपर्याप्त स्थिति या पद के कारण उन्हें पहले ही जांच चौकी पर वापस भेज दिया गया। और इतनी कड़ी परीक्षाओं को देखने के बाद एज्योर प्रांत से आए रुद्र को वास्तव में नहीं पता था कि क्या वह प्रतिष्ठित विला में प्रवेश करने की योग्यता हासिल कर पाएगा या नहीं। अरे वह लड़का जो वहां खड़ा है, क्या तुम लाइन में लगोगे या नहीं? अगर नहीं लगोगे तो रास्ता मत रोको, तुम्हारे पीछे खड़े लोगों को भी तो लाइन में लगना है ना। रुद्र अभी हिचकिचा ही रहा था कि उसके पीछे खड़े लोग बेसब्री से चिल्लाने लगे, तुम कमीने। जब रुद्र, जिसका मूड पहले से ही खराब था, ने सुना कि लोग उस पर चिल्लाने की हिम्मत भी कर रहे हैं, तो उसके दिल में दबा गुस्सा एक झटके में बाहर निकल आया। उसने अपना सिर घुमाया और गाली गलौज शुरू करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पीछे पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं और उसका चेहरा तुरंत खुश हो गया। अपनी निगाहें केंद्रित करते हुए और चारों ओर देखते हुए पहाड़ों और महासागरों के समान विशाल लोगों की भीड़ के बीच उन्होंने एक चौड़ा रास्ता खोल दिया। रास्ते पर चलने वाले लोग 2 पुरुष और घोड़े थे। आगे चलने वाले 2 अधेड़ उम्र के पुरुष थे जो सुनहरे रंग के युद्ध घोड़ों पर सवार थे। दोनों पुरुषों की आभा असाधारण थी और वे दोनों गंभीर क्षेत्र के शिखर पर स्थित शक्तिशाली व्यक्ति थे। वे प्रतिष्ठित विला के लोग थे। हालांकि प्रतिष्ठित विला शक्तिशाली था, फिर भी गंभीर क्षेत्र के शिखर पर रहने वाले लोग उस विला में सर्वोच्च स्तर के पात्र थे। तो उनके जैसे लोगों के प्रकट होने के बाद कौन उनके रास्ते में बाधा डालने का साहस करेगा? प्रतिष्ठित विला से आए उन 2 लोगों के उस स्थान पर प्रकट होने का कारण ये था कि वे अपने पीछे मौजूद शक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। वह शक्ति साधारण नहीं थी, और वह आध्यात्मिक प्रांत के शासकों में से एक थी जो विश्व आत्मिक संघ के सदस्य थे। इस बार विश्व आत्मिक संघ से बहुत कम लोग आए थे। 200 से भी कम लोग थे, और वे सभी पुरुष थे। सबसे उम्रदराज व्यक्ति की उम्र निस्संदेह 30 वर्ष से कम थी, और वे सभी युवा पीढ़ी के थे जिनका स्तर औसत दर्जे का था। रुद्र की खुशी का कारण केवल विश्व आत्मिक संघ के लोगों को देखना ही नहीं था, बल्कि उस समूह में एक परिचित व्यक्ति को देखना भी था। वह व्यक्ति रुद्र के लगभग समान आयु का था। दोनों ही युवा थे। विश्व आत्मिक संघ की युवा पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली माने जाने वाला रतन रतन को देखते ही रुद्र ने जल्दी से हाथ हिलाया और उसके करीब चला गया।
रुको। हालांकि उसे बोलने का मौका मिलने से पहले ही प्रतिष्ठित विला के दो लोग जो रास्ता खोल रहे थे, उन्होंने रुद्र को कठोर चेहरों से रोक दिया। रुद्र को देखकर रतन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह जल्दी से आगे बढ़ा और दोनों प्रतिष्ठित विला विशेषज्ञों से बोला, वरिष्ठ जनों, यह मेरा मित्र है। यह मेरे विश्व आत्मिक संघ का सदस्य है। ओह! उसी क्षण प्रतिष्ठित विला के दोनों लोगों ने रुद्र को तुरंत अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी निगाहें रतन के पीछे मौजूद उस युवक की ओर घुमाईं जो गंभीर आध्यात्मिकता के शिखर पर था। वे लोग स्पष्ट रूप से विश्व आत्मिक संघ के प्रतिनिधि थे जो इस यात्रा पर आए थे। रतन, क्या तुम इसे पहचानते हो? मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? ये देखकर गोरे चेहरे वाले एक व्यक्ति ने रतन से पूछा। बड़े भाई वत्स, पिछली बार असुर भूत टावर की चोटी पर कदम रखने वाला व्यक्ति रुद्र था। ये देखकर रतन ने तुरंत स्पष्टीकरण दिया। क्या ये रुद्र है? ये शब्द सुनते ही विश्व आत्मिक संघ के लगभग सभी लोग आश्चर्य से रुद्र की ओर देखने लगे। आम लोगों को शायद असुर भूत टावर के बारे में कुछ पता न हो, लेकिन विश्व आत्मिक संघ के सदस्यों को असुर भूत टावर की भव्यता का भली भांति ज्ञान था। रुद्र द्वारा पिछली बार असुर भूत टावर पर चढ़ने की खबर विश्व आत्मिक संघ में फैल चुकी थी, इसलिए बहुत से लोग खुद ये देखना चाहते थे कि रुद्र किस तरह का शख्स है। वरिष्ठ जनों, वह वास्तव में मेरे विश्व आत्मिक संघ का सदस्य है, इसलिए मुझे आशा है कि आप मेरी मदद करेंगे। रुद्र का आकलन करने के बाद श्वेत चेहरे वाला पुरुष आगे बढ़ा और प्रतिष्ठित विला के लोगों से बोला, अरे, आप तो बहुत ही विनम्र हैं। ये तो बस एक अतिरिक्त जगह दे रहे हैं। कोई बात नहीं। ये कहना ही पड़ेगा कि उस गोरे चेहरे वाले व्यक्ति में काफी साहस था, क्योंकि बोलने के बाद प्रतिष्ठित विला के दोनों बुजुर्गों ने रुद्र को तुरंत विश्व आत्मिक संघ के समूह में शामिल कर लिया। कुछ ही समय बाद अनगिनत प्रशंसा और ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच रुद्र ने विश्व आत्मिक संघ के समूह का अनुसरण किया। न कतार में लगने की जरूरत, न परीक्षा देने की। वह सीधे प्रतिष्ठित विला में प्रवेश कर गया। शानदार विला में प्रवेश करने के बाद और रतन और अन्य लोगों की व्यवस्था से रुद्र को रहने के लिए एक आलीशान महल भी मिल गया। महल के अंदर सुंदर महिला नौकरानियां भी सेवा में तत्पर थीं। इसे महत्वपूर्ण अतिथियों के लिए उच्च कोटि का आतिथ्य सत्कार कहा जा सकता है। रुद्र, क्या संयोग है! मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम भी यहाँ आओगे। क्या तुम विवाह समारोह के लिए आए हो? जब रुद्र महल में आराम कर रहा था, तभी रतन ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ पूछा, हे, मैं तो बस संयोग से यहाँ से गुजर रहा था, और संयोग से मैंने सुना कि इस प्रतिष्ठित विला में कोई शादी समारोह या ऐसा ही कुछ हो रहा है, और एक अजीब से विचार के चलते मैं यहाँ की चहल पहल देखने आ गया। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रतिष्ठित विला की इतनी व्यापक शक्ति होगी कि इतने सारे लोगों को यहाँ बुला सके। मुझे अभी पता चला कि यहाँ अन्य प्रांतों और शक्तियों से भी काफ़ी लोग आए हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप भी आएंगे। रुद्र ने अनजान होने का नाटक करते हुए आह भरी। रुद्र, तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रतिष्ठित विला इस विवाह समारोह का आयोजन क्यों कर रहा है? रतन ने पूछा। कारण? क्या यह अविवाहित पुरुषों के लिए एक खूबसूरत पत्नी ढूंढने का मौका नहीं है? इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? रुद्र ने मूर्खता का नाटक जारी रखा। ये देखकर रतन ने पहले महल की महिला नौकरानियों को दूर भेज दिया, फिर ध्वनि रोधक आत्मिक संरचना बनाकर वह रुद्र के पास आया और धीमी आवाज में बोला, रुद्र, ध्यान से सोचो। अगर यह सचमुच सिर्फ एक साधारण विवाह समारोह है, तो क्या यह इतनी शक्तियों से इतने सारे युवाओं को यहाँ आकर्षित कर सकता है? क्या ये संभव है कि अन्य प्रांतों में कोई सुंदरियां न हो? इसके अलावा जो लोग यहाँ प्रवेश करने में सफल होते हैं, उनमें से कौन ऐसा होगा जिसे पत्नी न मिले? तुम्हारी बातें सुनकर तो यही लगता है कि यह सच है। आखिर वे यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे सस्पेंस में मत रखो। रुद्र ने उलझन भरे चेहरे से पूछा। सच को छुपाए बिना इस किन प्रांत में खजाने छिपे हैं? 1000 मॉन्स्टर माउंटेन। अफवाहों के अनुसार कई साल पहले 1000 मॉन्स्टर माउंटेन में एक राक्षस राजा प्रकट हुआ था। उस राक्षस राजा के पास अपार शक्ति थी। हाथ या पैर के इशारे से ही पर्वत की चोटियां ढह सकती थीं और धरती धंस सकती थी। उसके पास हवा और बारिश को बुलाने की क्षमता थी। हालांकि मनुष्य के लिए ये कहा जाता है कि जितनी अधिक क्षमता होती है, उतनी ही अधिक महत्वाकांक्षा होती है। राक्षसी जीव भी इसका अपवाद नहीं है। उस राक्षस राजा की हमेशा से यही इच्छा थी कि राक्षसी जीव इस भूमि पर शासन करें, और इसी कारण अपरिहार्य रूप से जियांग राजवंश के साथ संघर्ष हुआ। वह युद्ध सचमुच आकाश और पृथ्वी को झकझोर देने वाला, भूत प्रेतों और देवताओं को रुला देने वाला था। अफवाहों के अनुसार उस वर्ष 1000 मॉन्स्टर माउंटेन का क्षेत्रफल वास्तव में बहुत बड़ा था। इसके वर्तमान आकार तक इतना सिकुड़ने का कारण उस समय राक्षस राजा और राजवंश के सम्राट के बीच हुआ युद्ध है। अंत में यद्यपि सम्राट ने राक्षस राजा को मारकर युद्ध में विजय प्राप्त की और इस प्रकार राक्षसी जानवरों के विद्रोह को शांत किया, फिर भी सम्राट बुरी तरह घायल हो गए और कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया।
अपने प्रस्थान से पहले उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को चेतावनी देते हुए एक आदेश जारी किया, 9 प्रांतों के महाद्वीप में अन्य शक्तियां 1000 मॉन्स्टर माउंटेन में स्थित विशालकाय राक्षसों की शत्रु बन सकती हैं। 9 प्रांतों के महाद्वीप में अन्य शक्तियां 1000 मॉन्स्टर माउंटेन के संसाधनों को लूट सकती हैं, लेकिन जियांग राजवंश किसी भी हालत में 1000 मॉन्स्टर माउंटेन पर आक्रमण करने का नेतृत्व नहीं कर सकता। वे 1000 मॉन्स्टर माउंटेन के संसाधनों को नहीं लूट सकते और वे फिर कभी 1000 मॉन्स्टर माउंटेन में कदम नहीं रख सकते। जियांग राजवंश के पुराने सम्राट ने अपने उत्तराधिकारियों को जाने से पहले ऐसी चेतावनी क्यों दी, इस बारे में कई अलग अलग मत थे। कुछ का कहना था कि सम्राट राक्षस राजा की युद्ध शक्ति का सम्मान करते थे और मानते थे कि अत्यधिक महत्वाकांक्षा होने के बावजूद वह एक उच्च कोटि के चरित्र थे। हालांकि उन्होंने स्वयं राक्षस राजा का वध किया, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उनके उत्तराधिकारी 1000 मॉन्स्टर माउंटेन की शांति भंग करें। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि सम्राट ने 1000 मॉन्स्टर माउंटेन का रहस्य खोज लिया था और चूंकि वह स्थान संभवतः एक अशुभ स्थान था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसके उत्तराधिकारी अब 1000 मॉन्स्टर माउंटेन में प्रवेश करें। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, जियांग राजवंश ने 1000 मॉन्स्टर माउंटेन पर फिर कभी हमला नहीं किया और उन्होंने 1000 मॉन्स्टर माउंटेन में आधा कदम भी नहीं रखा। लेकिन यह अभी भी महत्वपूर्ण कारण नहीं है। महत्वपूर्ण कारण यह है कि उस समय दानव राजा ने अनगिनत विद्यालयों पर हमला किया और बड़ी मात्रा में खजाने लूट लिए। फिलहाल वे खजाने अभी भी 1000 मॉन्स्टर माउंटेन में मौजूद हैं। ये भी अफवाह है कि दानव राजा इतना शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि उसे 1000 मॉन्स्टर माउंटेन के भीतर एक मार्शल कल्टीवेशन विशेषज्ञ के अवशेष मिले थे और इसके भीतर उसे एक महान अवसर मिला और यहाँ तक कि एक विशिष्ट शस्त्र भी प्राप्त हुआ। भले ही दानव राजा मर चुका हो, लेकिन विशिष्ट शस्त्र और उस वर्ष लूटे गए संसाधन अभी भी 1000 मॉन्स्टर माउंटेन में मौजूद हैं। वह स्थान जहाँ उसे अपना अवसर मिला था संभवतः अभी भी मौजूद है। क्या सच में ऐसा कुछ है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार यहाँ आने का मकसद कोई विवाह समारोह नहीं, बल्कि 1000 मॉन्स्टर माउंटेन में छिपे खजाने हों? रुद्र को आखिरकार समझ आ गया कि प्रतिष्ठित विला 9 प्रांतों की सबसे शक्तिशाली शक्तियों को यहाँ कैसे एकत्रित कर पाया। तो पता चला कि यहाँ सब लोग किसी विवाह समारोह या किसी वास्तविक गठबंधन के लिए नहीं आए थे, बल्कि वे 1000 मॉन्स्टर माउंटेन में छिपे खजानों के लिए आए थे। हालांकि ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से उतना सरल नहीं है जितना सोचा जाता है। प्रतिष्ठित विला 1000 मॉन्स्टर माउंटेन रूपी कांटे से छुटकारा पाने और उसके भीतर के खजाने को हासिल करने के लिए दूसरों की शक्ति का उपयोग करना चाहता है, लेकिन वे ये भी नहीं चाहते कि हर कोई 1000 मॉन्स्टर माउंटेन खजानों की भूमि में आकर लाभ का एक हिस्सा ले। इसलिए उन्होंने तथाकथित विवाह समारोह का आयोजन किया। इसका मतलब ये भी है कि केवल वही लोग और शक्तियां जिन्हें प्रतिष्ठित विला की स्वीकृति प्राप्त है, उन्हें ही 1000 मॉन्स्टर माउंटेन में प्रवेश करने का अवसर मिल सकता है। रतन ने समझाया, ये तो बहुत चिंताजनक है। मेरी समझ से सबसे शक्तिशाली संस्थाओं के साथ मिलकर 1000 मॉन्स्टर माउंटेन पर हमला क्यों नहीं किया जा सकता? इस विवाह सभा में जो लोग शामिल हो सकते हैं वे केवल युवा पीढ़ी के शक्तिशाली लोग हैं। भले ही वे असाधारण प्रतिभा के धनी हों, फिर भी वे 1000 मॉन्स्टर माउंटेन में मौजूद राक्षसी जीवों के समूह को हरा नहीं पाएंगे, है ना? रुद्र थोड़ा असमंजस में था। आप समझते नहीं हैं, असल में 9 प्रांतों की कुछ सबसे शक्तिशाली शक्तियों के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध हैं। हर कोई 9 प्रांतों में नंबर 1 शक्ति का खिताब हासिल करना चाहता है, इसलिए जब तक कोई और विकल्प न हो, वे कभी भी पूरी तरह से गठबंधन नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वे अस्थायी रूप से हाथ मिलाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत शोषण और चिंताएं बनी रहेंगी। इसके अलावा यदि कई बड़ी शक्तियां खुले तौर पर हाथ मिला लेती हैं, तो विद्रोह की आशंका पैदा होगी और जियांग राजवंश की नाराजगी से बचना मुश्किल होगा। उस समय सभी को इसके परिणाम भुगतने होंगे। और यह विवाह समारोह केवल कुछ बड़ी शक्तियों के साथ गठबंधन करने के लिए नहीं है। ये 9 प्रांतों के महाद्वीप में सभी के लिए खुला है और इसमें कोई आयु सीमा भी नहीं है। जब तक किसी में शक्ति है, वह इस स्थान पर आ सकता है। यह एक लाभ है। पहाड़ों और जंगलों में एकांत में रहने वाले और किसी भी पंथ या गुट से संबंधित न होने वाले गुप्त विशेषज्ञ आकर पुरस्कार का एक हिस्सा ले सकते हैं। चरम शक्ति वाले प्रतिभाशाली और दिग्गज भी आकर पुरस्कार का एक हिस्सा ले सकते हैं। 1000 मॉन्स्टर माउंटेन में यदि किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी प्रतिष्ठित विला पर नहीं आती। इसकी जिम्मेदारी 1000 मॉन्स्टर माउंटेन में रहने वाले विशालकाय जीवों पर आती है। इसलिए उस प्रतिभाशाली व्यक्ति की शक्ति 1000 मॉन्स्टर माउंटेन में रहने वाले विशालकाय जीवों की अनदेखी नहीं करेगी और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करेगी। सरल शब्दों में कहें तो चूंकि प्रतिष्ठित विला 1000 मॉन्स्टर माउंटेन की रक्षा करना चाहता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है, इसलिए उसे उन लोगों और शक्तियों के साथ गठबंधन करना होगा जिनके पास शक्ति है। हालांकि चूंकि विशालकाय जियांग राजवंश उनके साथ खड़ा है, इसलिए अन्य शक्तियों के साथ गठबंधन करने में कई बाधाएं हैं। इसके अलावा शत्रु के विरुद्ध अस्थायी रूप से किसी शक्ति के साथ हाथ मिलाना हमेशा दोधारी तलवार साबित होता है।
यदि एक पक्ष को ठीक से नहीं संभाला गया तो दोहरा नुकसान होगा और उनकी अपनी शक्ति को भी ठेस पहुंचेगी। लेकिन प्रतिष्ठित विला ने इस विवाह समारोह का आयोजन किया और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आत्महानि की संभावना कम हो जाती है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वे सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकते हैं। रतन ने समझाया, तो बात ऐसी है। रतन की व्याख्या सुनने के बाद ही रुद्र को विवाह समारोह की वास्तविक स्थिति समझ में आई। ये कहना गलत नहीं होगा कि विश्व आत्मिक संघ से आए रतन को रुद्र की तुलना में कहीं अधिक जानकारी थी। इसके अलावा प्रतिष्ठा के कारण यहाँ तक कि शीर्ष स्तर की शक्तियाँ भी इस विवाह समारोह में शामिल होने के लिए केवल युवा पीढ़ी के लोगों को ही भेजेंगी। हालांकि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसकी शक्ति दूसरों से कहीं अधिक हो। रुद्र, तुम्हें पता होना चाहिए कि उस प्रतिष्ठित विला ने 8 प्रतिष्ठित निमंत्रण पत्र भेजे थे, है ना? रतन ने बोलना जारी रखा। प्रतिष्ठित निमंत्रण पत्र? मुझे नहीं पता। प्रतिष्ठित निमंत्रण पत्र क्या होते हैं? रुद्र को सचमुच नहीं पता था। ये देखकर रतन ने जानकारी छिपाने के लिए उसका उपहास नहीं किया। उसने आगे समझाते हुए कहा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। हालांकि मेरे विश्व आत्मिक संघ को आमंत्रित किया गया है, लेकिन उदाहरण के लिए तुम और मैं, साथ ही विश्व आत्मिक संघ की युवा पीढ़ी के कई लोग, हमें तथाकथित विवाह समारोह में प्रवेश करने और भाग लेने से पहले कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी और तभी हम 1000 मॉन्स्टर माउंटेन में प्रवेश करने के योग्य होंगे। लेकिन जिन लोगों को ये प्रतिष्ठित निमंत्रण पत्र प्राप्त होता है, उन्हें किसी भी प्रकार की परीक्षा या परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसे शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक कहा जा सकता है। लेकिन प्रतिष्ठित विला द्वारा 8 प्रतिष्ठित निमंत्रण पत्र भेजना कोई रहस्य नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन 8 निमंत्रण पत्रों में किन लोगों को आमंत्रित किया गया था। रतन ने कहा, ये कौन है? रुद्र की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। इन 8 लोगों को 9 प्रांतों के वर्तमान महाद्वीप की युवा पीढ़ी के बीच वास्तव में प्रसिद्ध व्यक्ति कहा जा सकता है। तांग प्रांत, वज्र विद्यालय के नंबर 1 शिष्य तन्मय यदुवंशी। सोंग प्रांत, अग्निदेव विद्यालय के सर्वोत्कृष्ट शिष्य सूर्य प्रताप। युआन प्रांत, गुप्त श्वेत संप्रदाय का सर्वोपरि शिष्य बादल उपाध्याय। मिंग प्रांत, मुक्त और अप्रतिबंधित घाटी की नंबर 1 शिष्य अंजलि शर्मा। सुई प्रांत, तलवार देवता घाटी के नंबर 1 शिष्य वरुण अग्निहोत्री। इसके अलावा जितेंद्र कबीले के सदस्य भावी प्रमुख जितेंद्र बुफान के बड़े भाई जितेंद्र। साथ ही मेरी विश्व आत्मिक संघ की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति विवेक चौधरी भी हैं। वे लोग बेहद शक्तिशाली हैं। कुछ तो स्वर्गलोक में प्रवेश कर चुके हैं और जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं वे भी गंभीर स्तर के शिखर पर हैं। कुछ लोग अद्वितीय शक्ति विधियों में पारंगत हैं और कुछ तो विशिष्ट शस्त्रों में भी निपुण हैं। वे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे पुरानी पीढ़ी के लोग भी आसानी से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन रुद्र, उन लोगों में से तुम्हें एक व्यक्ति से सावधान रहना होगा, जितेंद्र। जितेंद्र स्वर्गलोक में प्रवेश कर चुका है और उसके पास न केवल जितेंद्र वंश का विशिष्ट शस्त्र कांटों का कवच है, बल्कि वह नीले लबादे वाला विश्व आत्माविद भी है। वह इतना शक्तिशाली है कि वह अपनी पीढ़ी के लोगों को भी तुच्छ समझ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने छोटे भाई जितेंद्र बुफान को बहुत प्यार करता है। पिछली बार तुमने असुरभूत टावर में जितेंद्र बुफान पर हमला किया था। इस बार अगर तुम जितेंद्र से मिले तो मुझे डर है कि वह तुम्हें जाने नहीं देगा। लेकिन आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे विश्वात्मिक संघ का हिस्सा हैं, इसलिए इस बार अगर हम विवाह समारोह के लिए योग्यता आसानी से हासिल कर लेते हैं और 1000 मॉन्स्टर माउंटेन में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लेते हैं तो सब ठीक रहेगा, बशर्ते आप हमारा साथ देते रहें। क्योंकि मेरे विश्वात्मिक संघ के बड़े भाई विवेक चौधरी ने कुछ समय पहले ही स्वर्गलोक में प्रवेश किया है और वह भी नीले लबादे वाले विश्वात्माविद हैं। उनके वहां होने से अगर जितेंद्र तुम्हें छूना भी चाहेगा तो उसे 3 बार और सोचना पड़ेगा। रतन ने गंभीरता से याद दिलाया। रुद्र ने सिर हिलाया। वह जानता था कि उसने अनजाने में एक बहुत बड़े दुश्मन को नाराज कर दिया है। स्वर्गलोक। रुद्र अच्छी तरह जानता था कि उस स्तर के लोग कितने भयानक होते हैं। यशवंत यादव और प्रणव, जो स्वर्ग क्षेत्र के प्रथम स्तर के लोग थे, उसे उस स्थिति में लाने के लिए मजबूर कर सकते थे। तो जितेंद्र कबीले के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली जितेंद्र की तो बात ही छोड़िए, जिसके पास एक विशिष्ट शस्त्र था। अरे रतन, ये सही नहीं है। तुमने कहा था कि 8 प्रतिष्ठित निमंत्रण पत्र हैं, लेकिन तुमने सिर्फ 7 लोगों का जिक्र किया। 8वां कौन है? अचानक रुद्र ने उत्सुकता से पूछा। भाई रुद्र, आपको अंदाजा होना चाहिए कि आखिरी व्यक्ति कौन है, रतन ने कहा। क्या मैं इसका अनुमान लगा सकता हूँ? हालांकि रुद्र का दिमाग पूरी तरह से धुंध में डूबा हुआ था। हाँ, ध्यान से सोचो। 9 प्रांतों के महाद्वीप में 9 प्रांत हैं। हान प्रांत पर जियांग राजवंश का कब्जा है और वह विशालकाय शक्ति अन्य शक्तियों की गतिविधियों में भाग नहीं लेगी, क्योंकि वे अपने दिल से हमें नीचा समझते हैं। जहां तक प्रतिष्ठित विला के नंबर 1 शिष्य जयवीर की बात है, हालांकि वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन चूंकि यह विवाह समारोह बाहरी लोगों के लिए खुला है, इसलिए उसके लिए निमंत्रण पत्र प्राप्त करना असंभव होगा। जरा सोचिए,
उन प्रांतों में युवा पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली लोगों के अलावा किस अन्य प्रांत का जिक्र नहीं किया गया? ये, आप मेरे नीले प्रांत के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। पिछले प्रतिष्ठित निमंत्रण पत्र द्वारा आमंत्रित व्यक्ति आपके नीले प्रांत की युवा पीढ़ी से ही था। क्या ये सचमुच मेरे नीले प्रांत की युवा पीढ़ी का कोई व्यक्ति है? रतन, क्या आपको यकीन है कि यह कोई मजाक नहीं है? रतन के दृढ़ स्वर को सुनकर रुद्र कई गुना अधिक स्तब्ध रह गया। नीले प्रांत के निवासी होने के नाते रुद्र नीले प्रांत की युवा पीढ़ी के बारे में और भी अधिक जानकारी नहीं रख सकते थे। नीले प्रांत की युवा पीढ़ी में उन्हें वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं सूझता था जो तथाकथित प्रतिष्ठित निमंत्रण पत्र प्राप्त करने की योग्यता रखता हो। बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। रुद्र, तुम नीले प्रांत से हो तो तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि यह प्रतिष्ठित निमंत्रण पत्र किसे मिला है ना? आखिरकार उस जैसे चरित्र का नाम तो पूरे नीले प्रांत में फैल जाना चाहिए था और अपनी पीढ़ी में तो वह अजेय होना चाहिए था, रतन ने कहा। रतन, तुम आखिर किस व्यक्ति की बात कर रहे हो? स्वाभाविक रूप से रुद्र यह अनुमान नहीं लगा सका कि प्रतिष्ठित निमंत्रण पत्र किसे प्राप्त हुआ था। यह आयुष तिवारी है, रतन ने कहा। आयुष तिवारी? ये नाम सुनकर रुद्र बेहद चौंक गया क्योंकि उसने ये नाम पहले भी सुना था। कई साल पहले एजियो ड्रैगन विद्यालय में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का उदय हुआ। 16 वर्ष की आयु में ही वह एजियो ड्रैगन विद्यालय का सर्वोत्कृष्ट शिष्य बन चुका था। एजियो ड्रैगन विद्यालय के भीतरी प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध पंथ संघ की स्थापना भी आयुष तिवारी नामक किसी व्यक्ति ने की थी। हालांकि आयुष तिवारी के एजियो ड्रैगन विद्यालय के नंबर 1 शिष्य बनने के कुछ ही समय बाद उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। इतने साल बीत गए और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गए। लेकिन उसी क्षण रतन ने वास्तव में आयुष तिवारी का नाम लिया था। साथ ही उसके शब्दों से रुद्र समझ गया था कि वह जिस आयुष तिवारी की बात कर रहा है वह नीले प्रांत से आया होगा। इसलिए रुद्र सोच रहा था कि क्या वह आयुष तिवारी जिसे वह जानता था और रतन के शब्दों में वर्णित आयुष तिवारी एक ही व्यक्ति थे या नहीं। रुद्र, तुमने आयुष तिवारी नाम के इस व्यक्ति के बारे में तो सुना ही होगा ना? रुद्र के हैरान चेहरे को देखकर रतन भी बेहद आश्चर्यचकित हुआ और उसने भी पलटकर यही सवाल पूछा। मैंने आयुष तिवारी का नाम तो सुना है और वो पहले मेरे ही विद्यालय में पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने कई साल पहले एजियो ड्रैगन विद्यालय छोड़ दिया था और उसके बाद नीले प्रांत में उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। इसलिए मुझे पक्का नहीं पता कि आप जिस आयुष तिवारी की बात कर रहे हैं वो वही है जिन्हें मैं जानता हूँ। रुद्र ने सच कहा। ये तो अजीब बात है। उसके जैसा व्यक्ति नीले प्रांत में अज्ञात नहीं होना चाहिए। लेकिन रुद्र, क्या तुम जिस आयुष तिवारी की बात कर रहे हो वह मार्शल साधना में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है? रतन ने कुछ देर सोचने के बाद ही यह सवाल पूछा। उन्होंने वाकई एजियो ड्रैगन विद्यालय के शिष्यों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी है। वे मार्शल साधना के एक दुर्लभ प्रतिभावान व्यक्ति हैं, रुद्र ने जवाब दिया। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है कि यह वही व्यक्ति हो, क्योंकि हाल के वर्ष में आयुष तिवारी का नाम कई बड़े प्रांतों में पूरी तरह से गूंज उठा। भले ही वह मेरे आध्यात्मिक प्रांत में न गया हो, फिर भी मेरे आध्यात्मिक प्रांत की सर्वोच्च शक्तियों ने सुना है कि नीले प्रांत में एक असाधारण प्रतिभा प्रकट हुई है। रतन ने कहा। आखिर हुआ क्या? रुद्र ने बेसब्री से बहुत करीब से पूछा। यह मामला काफी लंबा है। संक्षेप में कहें तो यह 1 साल पहले तांग प्रांत में घटी एक घटना है। यद्यपि तांग प्रांत का वज्र विद्यालय तांग प्रांत का शासक नहीं है, फिर भी ये तांग प्रांत का सबसे श्रेष्ठ विद्यालय है। इसकी शक्ति अत्यंत प्रबल है और वज्र विद्यालय का सर्वोपरि शिष्य तन्मय यदुवंशी एक विलक्षण प्रतिभा का धनी है। एक बार गंभीर साधना के 9वें स्तर पर रहते हुए उसने स्वर्ग स्तर के प्रथम विशेषज्ञ से 3 दिन और 3 रात तक युद्ध किया, लेकिन परिणाम निर्णायक नहीं रहा। हालांकि ठीक 1 साल पहले वज्र विद्यालय के उत्सव के उल्लासपूर्ण दिन एक युवक विद्यालय पहुंचा और उसने तन्मय यदुवंशी को चुनौती दी। उस व्यक्ति की हरकत को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों को लगा कि यह मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि उस व्यक्ति की उम्र तन्मय यदुवंशी के लगभग बराबर थी। वे दोनों एक ही पीढ़ी के थे। हालांकि तांग प्रांत में युवा पीढ़ी में ऐसा कोई नहीं था जो तन्मय यदुवंशी का मुकाबला कर सके। इसलिए कई लोगों को लगा कि वह पुरुष अपमानित होना चाहता है और तन्मय यदुवंशी ने शांतिपूर्वक युद्ध के लिए सहमति दे दी। हालांकि अप्रत्याशित बात यह थी कि उस पुरुष की साधना भी तन्मय यदुवंशी के समान थी, क्योंकि वह भी गंभीर साधना के 9वें स्तर पर था और 10 छोटे दौरों के भीतर ही उसने तन्मय यदुवंशी को हरा दिया। तन्मय यदुवंशी को हराने के बाद उस व्यक्ति ने अपना नाम पीछे छोड़ दिया। वह नीले प्रांत का आयुष तिवारी था, रतन ने कहा। क्या वह सचमुच इतना शक्तिशाली था? उस क्षण रुद्र भी बेहद हैरान रह गया। तन्मय यदुवंशी का 3 दिन और 3 रात तक स्वर्ग क्षेत्र के एक विशेषज्ञ से बिना हारे युद्ध करना और 9वें स्तर की साधना करना ये दर्शाता है कि वह एक असाधारण प्रतिभा का धनी था। स्वर्गलोक अन्य लोकों से अत्यंत भिन्न था। यह एक ऐसी सीमा थी जिसे पार करना अत्यंत कठिन था। सर्वोच्च प्रतिभा के बिना कोई भी वह नहीं कर सकता था जो तन्मय यदुवंशी ने किया। हालांकि
तन्मय यदुवंशी के समान स्तर पर मौजूद आयुष तिवारी ने वास्तव में 10 दौरों के भीतर ही तन्मय यदुवंशी को हरा दिया था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि आयुष तिवारी तन्मय यदुवंशी से केवल थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली नहीं था, वह एक असाधारण प्रतिभा का धनी था जो सर्वोच्च प्रतिभा से भी कहीं अधिक महान था। लेकिन यह अंत नहीं था। तन्मय यदुवंशी की घटना के कुछ ही समय बाद सोन प्रांत के नंबर 1 प्रतिभाशाली सूर्य प्रताप का भी वही हाल हुआ। विद्यालय पहुंचते ही आयुष तिवारी ने उन्हें चुनौती दी और 10 चालों के भीतर ही वे पराजित हो गए। इसके तुरंत बाद युवान प्रांत के नंबर 1 प्रतिभाशाली बादल उपाध्याय और मिंग प्रांत के नंबर 1 प्रतिभाशाली अंजलि शर्मा, तीनों को आयुष तिवारी ने चुनौती दी और आयुष तिवारी के हाथों उनमें से कोई भी 10 राउंड से आगे नहीं बढ़ सका। रतन ने आगे कहा और उनके पूरे चेहरे पर प्रशंसा का भाव छा गया। टिल्ड टिल्ड टिल्ड, और उसी क्षण रुद्र ने भी राहत की सांस ली। फिलहाल उसने लगभग ये पुष्टि कर ली थी कि आयुष तिवारी उसके एजियो ड्रैगन विद्यालय का आयुष तिवारी ही है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आयुष तिवारी इतनी उच्च स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। सच कहूं तो इस समय तक आयुष तिवारी का नाम पूरे प्रांतों में फैल चुका है, इसलिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके नीले प्रांत में उसके द्वारा किए गए ऐसे कामों के बारे में किसी को पता नहीं होगा। अचानक रतन मुस्कुराया। हे, नीले प्रांत की शक्तियां अन्य प्रांतों की तुलना में कमजोर हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि हमें सूचनाओं से वंचित रखा जा रहा है। हालांकि रुद्र ने ऐसा कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान भी थी। अरे, ऐसा मत कहो। कई 100 साल पहले नीला प्रांत 9 प्रांतों में सबसे शक्तिशाली प्रांत हुआ करता था। खासकर 1000 साल पहले का एजियो ड्रैगन फाउंडर, वह एक ऐसी हस्ती था जिससे जियांग राजवंश भी डरता था। हालांकि पिछले 200 वर्षों से नीले प्रांत का पतन हो रहा है, लेकिन क्या अभी आयुष तिवारी जैसा कोई असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति प्रकट नहीं हुआ है? इसके अलावा आयुष तिवारी के अलावा आप भी हैं, भाई रुद्र। रतन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं? भाई रतन, मजाक मत करो। मैं भी युवा पीढ़ी का हूँ, फिर भी दूसरों की उपलब्धियों के बारे में सुनकर ही संतुष्ट हो जाता हूँ। ऐसा सुनना वाकई दुखद है, रुद्र ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। फिलहाल नीले प्रांत में वह वाकई एक शीर्ष स्तर का व्यक्ति था, लेकिन ये केवल अग्नि की शक्ति के कारण ही संभव हो पाया था। अगर अग्नि यहाँ नहीं होती तो रुद्र केवल मूल क्षेत्र के 9वें स्तर का एक साधारण साधक ही होता। शायद नीले प्रांत में उसका अपना स्थान होता, लेकिन 9 प्रांतों के महाद्वीप के विशाल मंच पर उसकी साधना का कोई महत्व ही नहीं था। भाई रुद्र, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हाँ, अभी जितेंद्र, आयुष तिवारी और मेरे विश्व आत्मिक संघ के विवेक चौधरी वाकई बहुत शक्तिशाली हैं और युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, लेकिन उनकी उम्र कितनी है? वे कितने समय से मार्शल साधना कर रहे हैं? हमारी उम्र कितनी है? हम कितने समय से मार्शल साधना कर रहे हैं? 5 और साल, 7 और साल, 10 और साल। जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हम उनकी वर्तमान उम्र तक पहुंच जाएंगे, तो एक ऐसे संभव होगा कि हम उनसे हीन हो। भाई रुद्र, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मुझे, रतन, को यह विश्वास है कि कुछ वर्षों बाद विश्व आत्मिक संघ में बड़े भाई विवेक चौधरी का जो पद है वह मेरा होगा, लेकिन मुझे इससे भी अधिक विश्वास है कि जब मैं 9 प्रांतों के महाद्वीप की युवा पीढ़ी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाऊंगा, तो भाई रुद्र, आप निश्चित रूप से 9 प्रांतों के महाद्वीप की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति बन जाएंगे। मत भूलिए, आप ही वो व्यक्ति हैं जो असुर भूत टावर के शिखर पर पहुंचे थे। रतन ने अत्यंत ईमानदारी से प्रतिज्ञा की, उनका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। रुद्र, यहाँ तक कि मैं, रतन, भी पूरी तरह से मानता हूँ और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, इसलिए तुम खुद पर संदेह नहीं कर सकते क्योंकि तथ्य साबित करते हैं कि तुम्हारी प्रतिभा वास्तव में मुझसे और जितेंद्र बुफान से कहीं अधिक है। 1 साल पहले मैं और जितेंद्र बुफान पहले से ही मूल क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे और 1 साल के भीतर हम दोनों मूल क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गए हैं। गंभीर क्षेत्र से केवल 1 कदम की दूरी है और सभी को लगता है कि हम दोनों प्रतिभावान हैं क्योंकि हम इस उम्र में इस स्तर तक पहुंच गए हैं। लेकिन रुद्र, तुम्हारी और मेरी उम्र लगभग एक जैसी है। 1 साल पहले तुम मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर ही थे, फिर भी तुम उस दबाव का सामना कर सकते थे जिसका सामना न तो मैं और न ही जितेंद्र बुफान असुर भूत टावर में कर सकते थे। तुमने तो जितेंद्र बुफान को भी बुरी तरह हरा दिया था, जबकि वह तुमसे साधना के 6 स्तर ऊपर था। अभी 1 साल के भीतर ही आपने मूल क्षेत्र के प्रथम स्तर से 9वें स्तर में प्रवेश कर लिया है और मेरी और जितेंद्र बुफान की साधना के स्तर के बराबर पहुंच गए हैं। मैं आपकी इस तीव्र साधना गति की बहुत प्रशंसा करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी ही उम्र के लोगों में अब कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। जब रतन बोल रहा था तो वह थोड़ा भावुक हो गया क्योंकि उसने पहले ही पता लगा लिया था कि रुद्र अपनी साधना को छिपाता नहीं है और उसकी वर्तमान साधना भी उसके समान ही है, वह भी मूल क्षेत्र के 9वें स्तर का साधक है। इस गति को देखकर वह चौंक गया और प्रशंसा से आह भरी। भाई रतन, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं, रुद्र, आप जैसे मित्र को पाकर बहुत खुश हूँ। रतन की बातों के बाद रुद्र भी खुशी से मुस्कुरा उठा।
ऐसा नहीं था कि वह रतन की बात समझ नहीं पाया था। दरअसल रुद्र शुरू से अंत तक अपने भविष्य को लेकर आत्मविश्वास और उम्मीदों से भरा हुआ था। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रतन उसे इतना पसंद करेगा। आखिरकार रतन जैसे असाधारण प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से अत्यधिक गर्व होना चाहिए, लेकिन रतन ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने रुद्र की शक्ति को स्वीकार किया और यहाँ तक कि यह भी महसूस किया कि रुद्र उनसे अधिक शक्तिशाली है। अभी अभी उन्होंने विश्व आत्मिक संघ से प्राप्त जानकारी को निःसंकोच रुद्र को बता दिया। इससे पता चलता है कि उन्हें रुद्र पर कितना भरोसा है। इसलिए रुद्र खुश था। रुद्र को लगा कि रतन एक ऐसा दोस्त है जिसे वह पा सकता है, और इस समय उसे सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे दोस्तों की थी जिनसे वह अपने दिल की बात कह सके। सच्चे दोस्त। बाद के समय में लगभग हर दिन रतन रुद्र के पास उससे मिलने आता था, उससे आत्मिक संरचना तकनीकों और मार्शल साधना के बारे में बातें करता था। दोनों के बीच संबंध और भी घनिष्ठ हो गए और वे ऐसे दोस्त बन गए जो हर संभव विषय पर चर्चा करते थे। और जैसे जैसे रुद्र और अन्य लोग प्रतिष्ठित विला में आराम से दिन बिता रहे थे, उसी दौरान विवाह समारोह के लिए चयन प्रक्रिया भी चल रही थी। अंततः स्क्रीनिंग के कुछ समय बाद प्रतिष्ठित विला के बाहरी शहर में कई दसियों हजार लोग उमड़ पड़े। ये लोग हर जगह से आए थे और उनमें से अधिकतर युवा पीढ़ी के थे। हालांकि कुछ बुजुर्ग लोग भी मौजूद थे, लेकिन उनकी उम्र चाहे जो भी हो या वे कहीं से भी आए हों, उनमें एक खास तरह की ताकत थी और उन सबका एक ही लक्ष्य था। वह था प्रतिष्ठित विला में आयोजित विवाह समारोह। इस दिन वे सभी प्रतिष्ठित विला के बाहरी शहर में एकत्रित हुए थे क्योंकि लंबे समय से नियोजित विवाह समारोह योग्यता परीक्षा आज से शुरू होने वाली थी। देखो, क्या वह वही लंपट बूढ़ा मदन लाल नहीं है? वह भी यहाँ क्यों है? हे भगवान, इतने प्रसिद्ध वरिष्ठ विशेषज्ञ का इस तरह के विवाह समारोह में शामिल होना वाकई शर्मनाक है ना? बकवास। ये किस तरह का वरिष्ठ विशेषज्ञ है? ये एक नीच और बेशर्म इंसान है जिसने हर तरह की बुराई की है। ये प्रतिष्ठित विला आखिर सोच क्या रहा है? ऐसे आदमी को अंदर कैसे आने दे सकते हैं? क्या ये अपनी ही महिलाओं को ऐसे दरिंदे के हाथों अपवित्र होने नहीं दे रहे हैं? अचानक भीड़ में अफरा तफरी मच गई। रुद्र ने तिरछी नजर से देखा। उसने एक छोटे कद के सफेद और भूरे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को भीड़ में जाते देखा, जिसे अनगिनत निगाहें घूर रही थीं और तरह तरह के शब्दों से उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। बूढ़े आदमी ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने दूसरों की बातें सुनी ही न हों। शुरू से अंत तक उसके होंठ ऊपर की ओर उठे हुए थे और मुंह में अजीब सी मुस्कान थी। उसकी निगाहें बेचैनी से ऊंचे मंच पर खड़ी खूबसूरत विला की हसीनाओं पर घूम रही थीं। वह देखने में इतना मग्न था कि बिना किसी रोक टोक के उसने अपनी जीभ बाहर निकाल ली और होंठ चाटने लगा। वह बिल्कुल किसी बदमाश बूढ़े आदमी जैसा लग रहा था। हालांकि वृद्ध होने के बावजूद वह व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार नहीं करता था, फिर भी रुद्र को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ति अत्यंत भयावह थी। वह स्वर्गलोक का विशेषज्ञ था। रतन, ये बूढ़ा आदमी कौन है? ये इतना मशहूर क्यों है? लगता है बहुत से लोग इन्हें पहचानते हैं। रुद्र ने उत्सुकता से अपने बगल में बैठे रतन से पूछा। उस बूढ़े आदमी का नाम मदन लाल है। उसका एक उपनाम कामुक बूढ़ा भी है। वह एक बलात्कारी है जिसकी वासना आसमान को भी छू सकती है, और वह कई प्रांतों से भागा हुआ अपराधी है। 9 प्रांतों में लगभग हर जगह उसके वांछित पोस्टर लगे हुए हैं और उसने अनगिनत महिलाओं का शोषण किया है। रतन ने विस्तार से बताया। ऐसा व्यक्ति भला इस प्रतिष्ठित विला में कैसे आ सकता है? उसी क्षण रुद्र को समझ आया कि उन लोगों को उस व्यभिचारी बूढ़े व्यक्ति से इतनी घृणा क्यों थी। दरअसल वह एक ऐसा घृणित व्यक्ति था जिसने अनगिनत पाप किए थे। ये लंपट बूढ़ा आदमी बहुत चालाक है। हालांकि उसकी दिलचस्पी सुंदरियों में है, लेकिन वह अपनी सीमाएं भी जानता है। वह अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों की ओर कभी भी अपने गंदे हाथ नहीं बढ़ाएगा। ठीक इसी वजह से भले ही उस व्यभिचारी बूढ़े ने घोर दुराचार किया हो, लेकिन उसने किन प्रांत में कोई अपराध नहीं किया है और न ही उसका प्रतिष्ठित विला से कोई द्वेष है। इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठित विला उसे प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा। इसके अलावा प्रतिष्ठित विला द्वारा इस विवाह समारोह का आयोजन करने का मूल कारण ये था कि वे कुछ लोगों को आमंत्रित कर सके जो 1000 मॉन्स्टर माउंटेन में मौजूद भयानक राक्षसों से निपटने में उनकी मदद कर सकें। प्रतिष्ठित विला के पास उस कामुक बूढ़े व्यक्ति जैसे स्वर्गलोक के विशेषज्ञ को आमंत्रित न करने का कोई कारण नहीं है। रतन ने समझाया। तो बात कुछ ऐसी है। ऐसा लगता है कि विवाह समारोह में मनुष्य और दिग्गज एक साथ मौजूद होंगे और हर तरह के लोग यहाँ आएंगे। रुद्र ने आह भरी। उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि विवाह समारोह उतना सरल नहीं है जितना उसने सोचा था। उस व्यभिचारी बूढ़े व्यक्ति द्वारा काफी हंगामा खड़ा करने के बाद प्रतिष्ठित विला के प्रबंधक वरिष्ठ अंततः प्रकट हुए। 5 वरिष्ठ प्रकट हुए और वे सभी स्वर्ग स्तर की साधना रखते थे। नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ तो स्वर्ग स्तर के द्वितीय चरण में प्रवेश कर चुके थे, और रतन के शब्दों के अनुसार स्वर्गलोक के द्वितीय स्तर का वरिष्ठ व्यक्ति प्रतिष्ठित विला में सबसे शक्तिशाली हस्ती बिल्कुल नहीं था। इससे प्रतिष्ठित विला की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता था,
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस बुजुर्ग ने रुद्र और अन्य हजारों लोगों को बताया कि विवाह समारोह में भाग लेने की योग्यता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले, मैं विला के प्रमुख का प्रतिनिधित्व करता हूं और दूरी के बावजूद मेरे प्रतिष्ठित विला के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए यहां आने वाले सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सभी की निष्ठा का प्रतिफल देने के लिए इस विवाह समारोह में मेरे प्रतिष्ठित विला ने सावधानीपूर्वक 100 उत्कृष्ट महिला शिष्याओं का चयन किया है। उन सभी में सौंदर्य की विशेष विशेषताएं हैं और उनकी साधना और प्रतिभा अपनी पीढ़ी में सर्वविदित हैं। मैं शब्दों में उनके गुणों का एक एक करके वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप सभी को यह आश्वासन देने का साहस रखता हूं कि इस बार मेरे प्रतिष्ठित विला में आयोजित विवाह समारोह में शामिल महिलाएं 9 प्रांतों के महाद्वीप में सबसे उत्कृष्ट हैं। वे निस्संदेह दुनिया के किसी भी पुरुष के योग्य होंगी, और इस समय वे मुख्य शहर में आप सभी का इंतजार कर रही हैं। आप उनका विश्वास जीतने में सफल होंगे या नहीं और कौन वास्तव में किसी खूबसूरत लड़की को वापस ला पाएगा, ये सब आपकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। अगला कदम, क्या आप चाहेंगे कि मैं अगले अध्याय का गड़गड़ाहट 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 बूढ़े व्यक्ति के बोलते ही भीड़ के सामने की जमीन कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट के साथ धीरे धीरे हिलने लगी। अंत में 2 विशाल प्रवेश द्वार दिखाई दिए। पता चला कि जमीन के नीचे 2 गहरी और चौड़ी सुरंगें थीं जो एक विशाल भूमिगत महल की ओर जाती थीं। सभी को नमस्कार, ये दोनों सुरंगें मेरे भव्य विला के विशाल भूमिगत महल तक जाती हैं। सभी को इस विशाल भूमिगत महल से गुजरना होगा और वे इस विवाह समारोह में भाग लेने के योग्य हो जाएंगे। क्योंकि इस परीक्षा में कई लोग भाग लेने वाले हैं, इसलिए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए असीम भूमिगत महल को 2 स्तरों में विभाजित किया गया है। एक स्तर गंभीर स्तर के साधकों और 18 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपयुक्त है। उन लोगों को गंभीर स्तर के असीम भूमिगत महल में प्रवेश करना होगा। दूसरा स्तर मूल क्षेत्र के साधकों और 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए उपयुक्त है। वे मूल स्तर के भूमिगत महल में प्रवेश करने का विकल्प चुन सकते हैं, और यदि वे इसे उत्तीर्ण कर लेते हैं तो वे विवाह समारोह में भाग लेने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि 18 वर्ष से कम आयु के लोग यह महसूस करते हैं कि मूल स्तर का भूमिगत महल बहुत सरल है और उनकी क्षमता के साथ अन्याय है, तो वे गंभीर स्तर के भूमिगत महल में प्रवेश करना विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग मूल स्तर के भूमिगत महल में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते, और चाहे वह मूल स्तर का भूमिगत महल हो या गंभीर स्तर का भूमिगत महल, इसे पार करने वाले पहले व्यक्ति को भरपूर इनाम मिलेगा। मूल स्तर के भूमिगत महल में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति को एक प्रतिष्ठित बैच से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिष्ठित बैच प्राप्त करने वाला व्यक्ति मेरे प्रतिष्ठित विला के नियंत्रण क्षेत्र में सर्वोत्तम सुविधाओं का आनंद ले सकता है। वह बिना किसी रोक टोक के जब चाहे मेरे प्रतिष्ठित विला से बाहर आ जा सकता है। प्रतिष्ठित बैच के अलावा, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले व्यक्ति को पुरस्कार के रूप में 10,000 मूल मनके भी मिल सकते हैं। गंभीर स्तर के भूमिगत महल को पार करने वाले पहले व्यक्ति को न केवल एक प्रतिष्ठित बैच मिलेगा, बल्कि पुरस्कार के रूप में 10,000 गंभीर मनके भी मिलेंगे। प्रबंधक बुजुर्ग ने जोर से कहा। क्या 10,000 गंभीर मनके? ये शब्द सुनकर वहां मौजूद लगभग सभी लोग खुशी से झूम उठे। यहाँ तक कि रतन और विश्व आत्मिक संघ में जन्मे अन्य लोग भी उत्साह से होंठ चाटते हुए बोले, ये भव्य विला वाकई बहुत धनी और आलीशान है। अगर वे कुछ उपहार देंगे तो वह बहुत बड़े पैमाने पर होगा। हे भगवान, उन्होंने इनाम के तौर पर गंभीर मनके दिए हैं, और वो भी 10,000 की संख्या में। लेकिन बाकी सब की तुलना में सबसे ज्यादा हैरान रुद्र था। रुद्र, जो 9 प्रांतों के महाद्वीप के सबसे एकांत प्रांत नीले प्रांत से आया था, उसने कभी भी गंभीर ज्ञान की मालाओं को देखा तक नहीं था। उसने नीले प्रांत के सबसे शक्तिशाली विद्यालय लियांग विद्यालय को भी उलट पुलट कर देखा, फिर भी उसे एक भी गंभीर ज्ञान की माला नहीं मिली। लेकिन ठीक उसी क्षण प्रतिष्ठित विला ने पुरस्कार के रूप में 10,000 गंभीर मनके स्वीकार कर लिए थे। लियांग विद्यालय के पास मौजूद सभी संसाधनों के बावजूद भी ऐसा पुरस्कार प्राप्त करना असंभव था। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिष्ठित विला और लियांग विद्यालय के बीच कितना बड़ा अंतर था। इसीलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि लियांग विद्यालय नीले प्रांत में तो अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता था, लेकिन महाद्वीप के मंच पर कदम रखने में भी असमर्थ था। इसका कारण ये था कि प्रतिष्ठित विला जैसी शीर्ष स्तरीय शक्तियों की तुलना में लियांग विद्यालय अत्यंत कमजोर था। रुद्र, 10,000 गंभीर मनकों के साथ न केवल आप आसानी से गंभीर क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, बल्कि शायद यह आपको एक और स्तर तक ले जा सकता है और सीधे गंभीर क्षेत्र के दूसरे स्तर में पहुंचा सकता है। ये वास्तव में अद्भुत है। यदि तुम गंभीर क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश कर लेते हो, तो तुम्हारी और मेरी साधना में केवल एक स्तर का अंतर रह जाएगा। मेरी शक्ति पर निर्भर किए बिना भी तुम गंभीर क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों में अपना नाम दर्ज करा पाओगे। इस प्रतिष्ठित विला में आना वाकई कोई गलती नहीं है। तुम्हें बहुत लाभ होगा। वास्तव में न केवल रुद्र बल्कि अग्नि भी बेहद उत्साहित थी। 10,000 गंभीर मन के वाकई आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन आपने भी इसे देखा है।
यहाँ मौजूद हजारों लोगों में से आधे से अधिक गंभीर स्तर पर हैं और कई तो गंभीर स्तर के शिखर पर हैं। उनमें से न जाने कितने लोगों के पास दिग्विजय अवस्थी की शक्ति से कहीं अधिक शक्ति है। इसके अलावा उनके अलावा वो लंपट बूढ़ा मदन लाल भी है। उस स्वर्गलोक के विशेषज्ञ के साथ प्रथम स्थान प्राप्त करना आसान नहीं है। रुद्र ने पहले आह भरी, फिर तुरंत ही दृढ़ता से कहा, लेकिन 10,000 गंभीर मोतियों की आकर्षण शक्ति वास्तव में बहुत अधिक है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोशिश करनी ही होगी। सभी लोग, प्रथम स्थान पाने वाले को इनाम मिलेगा जो गलियारे के निकास क्षेत्र में होगा। जो भी सबसे पहले वहां से गुजरेगा उसे इनाम मिल जाएगा। हालांकि मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि यह असीम भूमिगत महल मेरे प्रतिष्ठित विला के कई वरिष्ठों के सैकड़ों वर्षों के रूपांतरण का परिणाम है। यह न केवल अंदर से बेहद विशाल है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। इसमें प्रवेश करने के बाद जिनके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है वे अपनी जान गंवा सकते हैं। इसलिए यदि कोई इस कठिनाई को जानता है और पीछे हटना चाहता है तो बेहतर यही होगा कि वह इसमें कदम न रखे, अन्यथा जीवन और मृत्यु भाग्य के भरोसे रह जाएगी। यदि असीम भूमिगत महल में किसी के साथ कोई दुर्भाग्य होता है तो मेरी प्रतिष्ठित विला इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। परीक्षा की समय सीमा 10 घंटे है। 10 घंटे के बाद जो लोग परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं वे असीमित भूमिगत महलों में से किसी एक से गुजरकर उसके बाद होने वाले विवाह समारोह में भाग ले सकते हैं। लेकिन जो लोग परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते वे सभी अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब बेकार की बातें खत्म। मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि 2 प्रतिष्ठित बैच किसे मिलते हैं। प्रबंधक के भाषण समाप्त होते ही चौक के बीचों बीच मौजूद हजारों लोग हरकत में आ गए। वे 2 समूहों में बंट गए और दोनों सुरंगों के प्रवेश द्वारों की ओर उमड़ पड़े। सुरंगों में प्रवेश के 2 द्वार थे। मूल स्तर के प्रवेश क्षेत्र में एक विशेष आत्मिक संरचना की परत थी। यह आत्मिक संरचना विशेष उपकरणों के संयोजन से निर्मित होती थी। यह अदृश्य रूप से किसी व्यक्ति की आयु का आकलन कर सकती थी। इसलिए जब 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके कई लोग अराजकता का लाभ उठाने के लिए मूल स्तर के भूमिगत महल में प्रवेश करना चाहते थे तो वे सभी अदृश्य आत्मिक संरचना द्वारा रोक दिए गए। कुछ घायल भी हुए और जो लोग इसका फायदा उठाना चाहते थे उनकी योग्यता तुरंत रद्द कर दी गई और उन्हें प्रतिष्ठित विला से बाहर निकाल दिया गया। अरे, क्या ये वही नीले प्रांत का गंवार रुद्र है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम भी यहाँ आओगे। तुम सचमुच यहाँ कुछ ऐसा पाने आए हो जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अचानक एक कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी। आवाज की तरफ देखने पर एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। रुद्र की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा वह व्यक्ति जितेंद्र कबीले का सदस्य जितेंद्र बुफान था। वर्तमान में जितेंद्र बुफान रतन के समान ही मूल क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे। उनके पीछे जितेंद्र वंश के कई सदस्य भी थे जो गंभीर क्षेत्र के लोग थे। मुझे तो ये भी हैरानी हुई कि यह कौन है। तो यह वही निकम्मा है जो असुर भूत टावर में मुझसे पिटने के बाद भी मुझसे पूरी तरह डर गया था। रुद्र ने तिरस्कार भरी नज़र से जितेंद्र बुफान को देखा। हा, क्या मजाक है। पहले तो तुम मुझे सिर्फ इसलिए हरा पाए क्योंकि तुम असुर भूत टावर के दमन से बंधे नहीं थे। अब असुर भूत टावर से बाहर आकर क्या तुम मुझे हरा पाओगे? कोशिश करना चाहते हो? रुद्र को जितेंद्र बुफान से डर नहीं था क्योंकि फिलहाल उसके पीछे रतन और विश्व आत्मिक संघ के अन्य लोग भी मौजूद थे। इसके अलावा रुद्र की मौजूदा ताकत को देखते हुए जितेंद्र बुफान की तो बात ही छोड़िए, जितेंद्र बुफान तो उसके पीछे मौजूद गंभीर स्तर के कई कबीले के सदस्यों को भी अपनी नज़र में कुछ नहीं समझता था। बहुत खूब, अभी मैं अंदर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर हिम्मत हो तो अंदर आ जाना। ये कहकर जितेंद्र बुफान ने गंभीर स्तर के भूमिगत महल के प्रवेश द्वार की ओर कदम बढ़ाया। उसके पीछे खड़े लोगों ने रुद्र को घूर कर देखा और फिर एक एक करके उसके पीछे पीछे गंभीर स्तर के भूमिगत महल में प्रवेश कर गए। जितेंद्र बुफान के उकसावे के बावजूद रुद्र हल्के से मुस्कुराया और बिना किसी झिझक के उसके पीछे चल दिया। लेकिन तभी रतन ने रुद्र को पकड़ लिया और थोड़ी चिंता के साथ कहा, रुद्र, अगर तुम उसे सबक सिखाना चाहते हो तो तुम कभी भी सिखा सकते हो, अभी लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें डर है कि वह मुझ पर घात लगाकर हमला करेगा। रुद्र ने कहा, मुझे न केवल इस बात का डर है कि वह आप पर घात लगाकर हमला करेगा, बल्कि यह भी सच है कि गंभीर स्तर का भूमिगत महल वास्तव में हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा जितेंद्र बुफान ने जानबूझकर मेरे विश्व आत्मिक संघ के वरिष्ठों के भूमिगत महल में प्रवेश करने का इंतजार किया और फिर तुम्हें उकसाया। स्पष्ट रूप से उसकी मंशा बुरी है और मुझे डर है कि वहां तुम्हारा इंतजार करने वाले लोग केवल वही नहीं होंगे। रतन ने याद दिलाया, चिंता मत करो, जब तक जितेंद्र यहाँ नहीं है, जितेंद्र वंश का कोई भी सदस्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रुद्र ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा और फिर तेजी से गंभीर स्तर के भूमिगत महल की ओर चल पड़ा। रुद्र की आत्मिक शक्ति कितनी संवेदनशील थी, उसे पहले ही पता चल गया था कि जितेंद्र बुफान और अन्य लोग छुपकर उस पर नजर रख रहे थे। हालांकि जब तक स्वर्गलोक में कोई नहीं था, रुद्र को जरा भी डर नहीं था। रतन, ये लड़का तो हद ही कर रहा है।
हमें उससे उलझने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई शुभम और बाकी लोगों ने हमें मूल स्तर के भूमिगत महल में प्रवेश करने का निर्देश दिया है। हम उनकी अवज्ञा नहीं कर सकते। ये देखकर रतन के पीछे खड़े 18 वर्ष से कम आयु के कई युवकों ने कहा, नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। हालांकि सम्मान किसी को संकोच करने और पीछे मुड़कर देखने की अनुमति नहीं देता, इसलिए रतन रुद्र के पीछे पीछे चला गया। ये देखकर विश्व आत्मिक संघ के शेष युवा सदस्यों ने एक दूसरे को देखा और थोड़ा हिचकिचाए। लेकिन रतन की पीठ को जाते हुए देखकर उन्होंने भी अपने दांत भींचे और उसके पीछे चल दिए। भूमिगत महल बहुत विशाल और अत्यंत जटिल था। उसमें एक भूमिगत किले की भव्यता का एहसास होता था, लेकिन अगर वह किला था भी तो वह एक बहुत बड़ा किला था। लेकिन यह महत्वपूर्ण बात नहीं थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि रुद्र और अन्य लोगों के भूमिगत महल में प्रवेश करने के तुरंत बाद और चौकियों वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उनका रास्ता लोगों के एक समूह द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, और वे लोग जितेंद्र बुफान और जितेंद्र कबीले के अन्य सदस्य ही थे। हालांकि रुद्र और रतन की भविष्यवाणी के अनुसार उस क्षण प्रकट होने वाले लोग केवल कुछ ही नहीं थे। उनकी संख्या 20 से अधिक थी। लगभग 20 लोगों में से केवल जितेंद्र बुफान ही मूल क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे। बाकी सभी वास्तव में गंभीर क्षेत्र में थे, और उनमें से 2 तो दमनकारी आभा बिखेरते हुए गंभीर क्षेत्र के 3रे स्तर तक भी पहुंच गए थे। धिक्कार है, वाकई में घात लगाकर हमला किया जा रहा है। जैसे ही उन्होंने देखा कि जितेंद्र कबीले के सदस्य उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं, विश्व आत्मिक संघ के कई लोगों ने रुद्र पर दोषारोपण भरी निगाहें डालनी शुरू कर दी, क्योंकि वे जानते थे कि इस बार वे समय सीमा के भीतर भूमिगत महल को पार नहीं कर पाएंगे। और यह सब रुद्र के कारण ही होगा। विश्व आत्मिक संघ के लोगों के भयभीत चेहरों को देखकर जितेंद्र बुफान प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया और बोला, रतन, आज मैं रुद्र से अपना हिसाब चुकता कर रहा हूँ। इसका तुम्हारे विश्व आत्मिक संघ से कोई लेना देना नहीं है, और अगर तुम अभी चले भी जाओ तो भी तुम सफल हो जाओगे। जितेंद्र बुफान, मुझे लगता है कि आपने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। रुद्र पहले से ही मेरे विश्व आत्मिक संघ का हिस्सा है। उसके मामले मेरे विश्व आत्मिक संघ के मामले हैं, तो ये कैसे संबंधित नहीं हो सकता। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि कोई भी जल्दबाजी वाला कदम मत उठाओ, वरना मेरी विश्व आत्मिक संघ इस मामले को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। रतन भी जानता था कि स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। इसके बजाय वह रुद्र के सामने खड़ा हो गया। उस क्षण रुद्र के दिल में उमड़ रही गर्माहट का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। तथाकथित सच्ची भावनाएं आपदा के समय ही प्रकट होती हैं। ऐसे समय में रतन को अपने सामने खड़े देखकर यह साबित हो गया कि ऐसा भाई वाकई सम्मान के योग्य है। रतन, मैं रुद्र विश्व आत्मिक संघ का सदस्य तो हूँ, लेकिन आज का मामला मैं खुद ही सुलझाना चाहता हूँ। रुद्र आगे बढ़ा, अपना हाथ बढ़ाया और रतन को पीछे धकेल दिया। तुरंत बाद उसने जितेंद्र बुफान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जितेंद्र बुफान, मुझे लगता है कि आपने अभी कहा था कि उस दिन असुरभूत टावर में मैं आपको इसलिए हरा पाया क्योंकि मुझे फायदा मिला था, है ना? क्या ये सच नहीं है? जितेंद्र बुफान ने ठंडे स्वर में कहा, और जब उस दिन की घटना का जिक्र हुआ तो उसकी निगाहों में क्रोध के निशान साफ झलकने लगे। झटका, लेकिन ठीक उसी समय रुद्र ने बिजली की तरह हमला किया। उसने अपना पैर उठाया और जितेंद्र बुफान की छाती पर लात मारी। उस जोरदार लात से जितेंद्र बुफान सीधे जमीन पर गिर पड़ा। एक जोरदार धमाके के साथ जितेंद्र बुफान बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत ही दर्द भरी चीखें सुनाई दी, क्योंकि उसी क्षण उसकी छाती की हड्डी से लगातार चटकने की आवाजें आ रही थीं और रुद्र की लात से वह बुरी तरह टूट चुकी थी। वह भूमिगत महल की योग्यता परीक्षा में भाग लेने के योग्य नहीं था। और जितेंद्र बुफान को अपने पैरों तले रौंदने के बाद रुद्र ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मैं कहना चाहता हूं कि असुरभूत टावर के बाहर मैं तुम्हें और भी बुरी तरह हरा सकता हूं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अचानक सामने आए इस दृश्य को देखकर सब लोग दहशत से मुंह खोल बैठे। चाहे कुछ भी कहा जाए, जितेंद्र बुफान जितेंद्र कबीले की युवा पीढ़ी में अब भी असाधारण प्रतिभा का धनी था। अपनी ही उम्र के लोगों में उसकी युद्ध क्षमता सर्वोच्च थी, और विश्व आत्मिक संघ के केवल रतन ही उससे मुकाबला कर सकते थे। लेकिन ठीक उसी क्षण रुद्र के सामने जितेंद्र बुफान को पलटवार करने का मौका तक नहीं मिला। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि रुद्र की युद्ध शक्ति जितेंद्र बुफान से कहीं अधिक थी, और वह गंभीर स्तर के बराबर थी। बदमाश, तू तो मरने ही वाला है। लेकिन विश्व आत्मिक संघ की भीड़ के आश्चर्य के मुकाबले जितेंद्र कबीले के सदस्यों के चेहरों पर ऐसा कोई भाव नहीं था। गंभीर क्षेत्र के 20 शक्तिशाली लोगों ने एक साथ रुद्र पर हमला कर दिया। तुम सब घुटने टेक दो। लेकिन ठीक उसी समय रुद्र ने ठंडी सी आवाज में कहा, और उसी क्षण एक जबरदस्त दबाव की लहर उठी और पलक झपकते ही लगभग 20 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। और जब वे उस शक्ति की चपेट में आ गए तो मूल की शक्ति से उत्पन्न दबाव ने लगभग 20 गंभीर क्षेत्र के जितेंद्र कबीले के सदस्यों को जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, और उनके लिए वापस उठना मुश्किल हो गया। उन्होंने लड़ने की सारी शक्ति खो दी, और उनमें से कई तो उस दबाव के कारण बेहोश भी हो गए।
उस क्षण विश्व आत्मिक संघ के जिन लोगों के मुंह पहले से ही पूरी तरह से खुले हुए थे, वे और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए, इस हद तक कि वे खुद को संभाल नहीं पाए। उनकी आंखें लगातार झपकती रहीं और उनमें अतुलनीय सदमा झलक रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि रुद्र की आभा केवल मूल क्षेत्र के 9वें स्तर की थी, लेकिन उस क्षण वह वास्तव में अपने दबाव का उपयोग करके गंभीर क्षेत्र के लोगों को आसानी से जमीन पर गिराने में सक्षम था। ऐसी युद्ध शक्ति, जो सामान्य ज्ञान से परे थी, ने वास्तव में लोगों को अविश्वास में डाल दिया। देखो, उस युवक की शक्ति कितनी जबरदस्त है। आखिर वह कौन है? वह तो 9वें स्तर की मूल साधना के बल पर गंभीर साधना करने वालों के एक समूह को परास्त कर सकता है। अद्भुत! ये लोग साधारण साधक नहीं हैं। ये तो स्पिरिट प्रांत से आए जितेंद्र कबीले के सदस्य हैं। ये युवक अपनी शक्ति का प्रयोग करके उन्हें इस कदर दबा सकता है कि वे पलटवार ही न कर सकें। क्या ये युद्ध शक्ति कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली नहीं है? ऐसा लगता है कि इस विवाह समारोह में सचमुच छिपे हुए अजगर और घात लगाए बैठे बाघ हैं। एक विलक्षण प्रतिभा की चमक बहुत जल्दी दिखाई देती है, लेकिन मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि वह किस प्रांत से आता है और उसका नाम क्या है। वास्तव में रुद्र और अन्य लोगों द्वारा की गई कार्रवाई ने दूसरों का ध्यान भी आकर्षित किया। कई लोगों ने तो सबसे पहले आने की होड़ भी छोड़ दी, अपने कदम रोक दिए और अवलोकन करने लगे। लेकिन रुद्र ने भीड़ की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने रतन से कहा, भाई रतन, मेरे लिए खड़े होने के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन यकीन मानिए, ये गंभीर स्तर का भूमिगत महल मेरे लिए कोई चुनौती नहीं बन सकता। ये शब्द कहने के बाद रुद्र उछल पड़ा और भूमिगत महल के गहरे हिस्सों की ओर दौड़ पड़ा, क्योंकि वह पहले स्थान पर आने के आकर्षक पुरस्कार की ओर बेसब्री से भाग रहा था। और जब उसने देखा कि रुद्र का शरीर पलक झपकते ही गायब हो गया, तो रतन शर्मिंदा होकर मुस्कुराया और बोला, तो रुद्र की असाधारण युद्ध शक्ति का असुर भूत टावर से कोई लेना देना नहीं है, और वह सचमुच इतना शक्तिशाली है। मैंने, रतन, ने तुम्हें कम आंका। उसके बाद रतन भूमिगत महल में और गहराई तक नहीं गया। वह विश्व आत्मिक संघ के समूह को प्रवेश द्वार से वापस बाहर ले आया और उसने फिर से मूल स्तर के भूमिगत महल को चुना। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास रुद्र जैसी शक्ति नहीं थी। विवाह समारोह में भाग लेने की योग्यता सुनिश्चित करने के लिए मूल स्तर के भूमिगत महल को चुनना अधिक सुरक्षित था। असीमित भूमिगत महल की संरचना बेहद रहस्यमय थी। इसके तंत्र असीमित थे। दूसरे शब्दों में, जब कोई पहला व्यक्ति यहाँ से गुजरा तो उसे तंत्र को पार करना पड़ा। लेकिन उस व्यक्ति के गुजर जाने के बाद भी तंत्र नष्ट नहीं हुआ और वह यथावत बना रहा। इससे एक नियम बन गया, अगर किसी को बाधा पार करनी थी तो उसे अपनी क्षमताओं पर ही भरोसा करना पड़ता था। किसी विशेषज्ञ के पीछे पीछे चलना, उसके पीछे दौड़ना और उसके बाधा को पार करने के बाद फायदा उठाकर धोखे से आगे निकल जाना, इन सब बातों के बारे में सोचना भी मत। इसके अलावा असीमित भूमिगत महल बहुत विशाल था। शुरुआत में आने वाली बाधाएं ज्यादा कठिन नहीं थीं और गंभीर स्तर के लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब वे मध्य भाग में पहुंचे तो गंभीर स्तर के 5वें चरण के अधिकांश लोग वहीं रुक गए। आगे के हिस्से तो और भी कठिन थे। ऐसी कठिन बाधाओं के साथ यदि रुद्र अपनी मूल क्षेत्र के 9वें स्तर की साधना का उपयोग करके असीमित भूमिगत महल में घूमना चाहता था तो ये लगभग असंभव था। इसलिए रुद्र असीमित भूमिगत महल में घूमने के लिए केवल अग्नि की शक्ति का उपयोग कर सकता था। रुद्र के इस कार्य को धोखा कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। अग्नि रुद्र की विश्व आत्माओं में से एक थी, इसलिए वह रुद्र की क्षमताओं में से एक थी। यह उन लोगों की तरह था जिनके पास विशिष्ट शस्त्र सुरक्षा कवच थे। समान शक्ति वाले लोगों की तुलना में यह एक तरह से पूर्ण लाभ था। अगर दो लोग लड़ रहे हों तो क्या विशिष्ट शस्त्रों का इस्तेमाल करना मना था? जाहिर है ये संभव नहीं था, इसलिए अग्नि की शक्ति उधार लेकर लाभ प्राप्त करना एक तर्कसंगत कदम था। वूश वूश वूश। वर्तमान में रुद्र अपनी शाही आकाश तकनीक का चरम सीमा तक उपयोग कर चुका था। विश्व आत्माविद के रूप में उसकी स्वयं की संवेदन शक्ति और अग्नि की गंभीर क्षेत्र के तीसरे स्तर की साधना के कारण चाहे वे किसी भी तंत्र का उपयोग करें, वे रुद्र को परेशान नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में अनगिनत लोग रुद्र के पास से गुजरने लगे और जब उन्होंने देखा कि उनके पास से गुजरने वाला व्यक्ति वास्तव में एक युवक था तो उनमें से एक भी व्यक्ति बेहद चौंकने से नहीं बचा, क्योंकि उन्हें उस युवक का चेहरा अच्छी तरह याद था, क्योंकि उन्हें लगा कि वह व्यक्ति संभवतः एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा जिसका नाम पूरे महाद्वीप में फैल जाएगा। ये तरीका काम नहीं कर रहा है। इस तरह से यह सिलसिला जारी नहीं रह सकता। इस विवाह समारोह में बहुत सारे विशेषज्ञ शामिल हुए थे और चूंकि जितेंद्र बुफान और अन्य लोगों ने कुछ समय बर्बाद किया है, इसलिए मेरे मौजूदा तरीकों से मैं उनकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। हालांकि रुद्र इस समय अपनी भौहें सिकोड़ रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसके सामने अभी भी कई मार्शल कला विशेषज्ञ मौजूद हैं। उन लोगों ने विशेष विधियां सीख रखी थीं और कुछ के शारीरिक मार्शल कौशल उसकी शाही आकाश तकनीक से कमतर नहीं थे। ऐसी स्थिति में प्रथम पुरस्कार जीतने की तो बात ही छोड़िए, रुद्र शीर्ष 10 में भी जगह नहीं बना पाएगा। ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ इसी पर दांव लगा सकता हूं, वरना ये सारी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी।
उसी क्षण रुद्र ने अपने दांत पीसे और अचानक अपने तेजी से बढ़ते कदमों को रोक दिया। उसने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने बांध लिया और साथ ही अपनी आंखें बंद कर लीं। ये लड़का खड़ा क्यों है, हिल क्यों नहीं रहा? क्या ये वही लड़का नहीं था जो अभी मेरे पास से गुजरा था? यह क्या कर रहा है? उसकी साधना का स्तर केवल गंभीर क्षेत्र के तीसरे स्तर तक ही सीमित है, इसलिए मुझे यकीन है कि अभी जो भयानक गति दिखाई दी वह निश्चित रूप से कुछ निषिद्ध विधियों के प्रयोग के कारण थी और अभी उसे उसी का प्रतिफल मिल रहा है ना? रुद्र के कदम रुक जाने और आगे न बढ़ने से कई लोग जो उससे आगे निकल गए थे उसके पीछे दौड़ पड़े। रुद्र को वहां बिना हिले डुले खड़े देखकर कई लोगों ने एक के बाद एक तरह से अंदाजे लगाए और कुछ ने तो उसका मजाक भी उड़ाया। हालांकि किसी ने भी रुककर उसे नहीं देखा। वे सब अपनी पूरी ताकत से पागलों की तरह आगे दौड़ते रहे। वास्तव में जो भी व्यक्ति इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम थे उन्हें गंभीर जगत में प्रसिद्ध व्यक्ति कहा जा सकता था। उन सभी में इस भूमिगत महल को पार करने और विवाह समारोह में शामिल होने की योग्यता प्राप्त करने का पर्याप्त आत्मविश्वास था, और जिस वजह से वे अपना पूरा जोर लगा रहे थे वह स्वाभाविक रूप से 10,000 गंभीर मोतियों को देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था। 9 प्रांतों के महाद्वीप में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो 10,000 गंभीर मोतियों से प्रभावित न हो, इसलिए वे अपनी पूरी ताकत लगाकर 10,000 गंभीर मोतियों की ओर बढ़ पड़े। लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि रुद्र ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन असल में उसके शरीर के अंदर ऐसा बदलाव हो रहा था जो आकाश और पृथ्वी को उलट पुलट कर रहा था। रुद्र के शरीर में उमड़ रही गंभीर शक्ति इस समय तेजी से सिकुड़ रही थी, जिससे एक अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा था। और परिवर्तित हुई यह गंभीर शक्ति इस समय रुद्र के पैरों के नीचे संघनित हो रही थी। अचानक रुद्र के पैरों के नीचे नीले रंग का घना कोहरा छा गया। कोहरा बादलों और धुंध की तरह उमड़ता और फैलता गया। हालांकि यह नीला कोहरा साधारण कोहरा नहीं था, क्योंकि यह घूमते हुए एक आकृति में संघनित हो रहा था और वास्तव में यह एक नीला अजगर था। वह नीला अजगर 5 मीटर लंबा था, उसकी दोनों आंखें खाली थीं, उसका शरीर धुंधला था, लेकिन वास्तव में वह एक अजगर के आकार का था। हालांकि बाहरी रूप से उस दिन जो ड्रैगन फाउंडर द्वारा निर्मित नीला अजगर, जो एक असली अजगर जैसा दिखता था, रुद्र द्वारा निर्मित नीले अजगर की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली था। उसके शरीर में भी वैसी ही आत्मिक ऊर्जा थी, मानो वह एक जीवित असली अजगर हो। मैं सफल हो गया। अपने पैरों के नीचे नीले अजगर को देखकर रुद्र बेहद खुश हो गया। दोनों पैरों से जमीन पर प्रहार करते हुए रुद्र नीले अजगर पर सवार हो गया। चूंकि नीला अजगर छोटा था, इसलिए खड़े रहना बैठने जितना आरामदायक नहीं था, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि घोड़े की सवारी करने की तुलना में नीले अजगर की सवारी करना कहीं अधिक आरामदायक था। लेकिन उस पर सवार हो पाना महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि रुद्र के एक विचार से ही नीला अजगर प्रकाश की एक पंक्ति में बदल गया और उड़ने लगा। पलक झपकते ही वह गायब हो गया। रुद्र के नीचे मौजूद नीला अजगर किसी नवजात नन्हे अजगर की तरह था। हालांकि उसकी शक्ति कमजोर थी, फिर भी उसकी गति अत्यंत तीव्र थी और साथ ही वह दहाड़ भी भर सकता था, जिसमें थोड़ी सी दबंगता झलकती थी। ऐसी स्थिति में जो लोग अभी अभी रुद्र के पास पहुंचे थे वे सब उससे फिर से आगे निकल गए, और इस बार तो उसकी गति पहले से कई गुना तेज थी। उन्हें रुद्र का चेहरा ठीक से देखने का मौका भी नहीं मिला। उन्होंने बस नीले प्रकाश की एक लकीर को अपने शरीर के पास से गुजरते देखा और उसके बाद उन्हें रुद्र का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। यह क्या था? क्या ये स्वर्गलोक का कोई व्यक्ति है? तब से रुद्र के पास से गुजरने वाले लगभग सभी लोग आश्चर्य से रुद्र की आश्चर्यजनक रूप से तेज गति को देखकर अवाक रह गए। अधिकांश लोगों को लगा कि यह स्वर्गलोक का कोई शक्तिशाली व्यक्ति था, अन्यथा इतनी तेज गति संभव नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों को यह भी लगा कि यह केवल उनका भ्रम था, क्योंकि नीले रंग की वस्तु पलक झपकते ही गुजर गई। ये वास्तव में बहुत तेज थी और यह स्पष्ट नहीं था कि यह सचमुच हुआ था या उनकी आंखों को धोखा हो गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अजगर 9 स्वर्गों में यात्रा कर रहा है, इतना शक्तिशाली होगा। मैंने अभी तक इस पर महारत भी हासिल नहीं की है, फिर भी मैं इतनी तेज गति से चल सकता हूँ। अगर मैं इस पर महारत हासिल कर लूँ तो क्या स्वर्गलोक का विशेषज्ञ भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? रुद्र बेहद खुश था। गति के मामले में अजगर 9 स्वर्गों में यात्रा कर रहा है, शाही आकाश तकनीक से कहीं आगे निकल चुका था। अंत में वह अपने सामने किसी भी जीव को पकड़ नहीं पा रहा था। इसका मतलब था कि रुद्र संभवतः भूमिगत महल का सर्वोपरि व्यक्ति बन गया था। लेकिन रुद्र अपने विरोधियों को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से याद था कि स्वर्गलोक का शक्तिशाली व्यक्ति, वह व्यभिचारी बूढ़ा मदनलाल, भूमिगत महल में कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। और अब तक रुद्र को उस कामुक बूढ़े व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिला था, जिसका मतलब था कि मदनलाल हमेशा रुद्र के सामने था और उसने रुद्र को अपने से बहुत दूर धकेल दिया था। तो रुद्र ने न केवल अपनी गति कम नहीं की, बल्कि उसने पूरी ताकत लगा दी और स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ उस व्यभिचारी बूढ़े व्यक्ति से मुकाबला करने की तैयारी भी कर ली। कम से कम गति के मामले में तो उसे उससे आगे निकलना ही था।
रुद्र अजगर की पीठ पर सवार था और उसका हाथ अजगर के सींग को पकड़े हुए था। बिजली की गति से वह भूमिगत महल में घुस गया। वह सचमुच बहुत तेज था, इतना तेज कि जैसे ही असीमित भूमिगत महल की व्यवस्था सक्रिय हुई, रुद्र पलक झपकते ही गायब हो गया। हालांकि असीमित भूमिगत महल वास्तव में बहुत विशाल था। भले ही वह अजगर 9 स्वर्गों में यात्रा कर रहा है कि अत्यंत गंभीर शारीरिक युद्ध कला का उपयोग करता और किसी भी तंत्र से बचने में सक्षम होता, फिर भी उसे असीमित भूमिगत महल के निकास तक बहुत लंबी दूरी महसूस होती थी। उसे पता भी नहीं चला और रुद्र को असीमित भूमिगत महल में प्रवेश किए 2 घंटे बीत चुके थे। हालांकि इतनी तेज गति से उड़ने के बावजूद भी वह अंत तक नहीं पहुंचा था। रुद्र को सचमुच संदेह था कि असीमित भूमिगत महल जमीन के ऊपर स्थित प्रतिष्ठित विला से भी बड़ा था। कई पीढ़ियों के वरिष्ठों के अथक परिश्रम का यही परिणाम था, क्योंकि उन्होंने इसे वाकई काफी गहराई तक खोदा था। कुछ और दूर तक तेजी से यात्रा करने के बाद रुद्र के सामने वास्तव में कोई और तंत्र नहीं था। हालांकि रुद्र एक अंतहीन भूमिगत दुनिया में प्रवेश कर गया था, जिसकी दिशा का उसे कोई अंदाजा नहीं था। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि इस जगह पर रुद्र का विश्व आत्मिक कंपास बिल्कुल बेकार था। उसकी आत्मिक संरचना तकनीकें भी काम नहीं आ रही थीं, और इस जगह पर जहां सूरज दिखाई नहीं देता था, फिर भी दिशा का पता लगाना और भूमिगत महल के अंतिम बिंदु को खोजना वास्तव में बहुत मुश्किल था। धिक्कार है, ये प्रतिष्ठित विला क्या कर रहा है? एक परीक्षा को इतना कठिन बना दिया गया है। क्या वे लोगों को इसे पास करने भी दे रहे हैं? उस पल रुद्र को बेहद असहाय और थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस हुआ। अगर उसे खुद दिशा तय करने में कठिनाई हो रही है, तो उन लोगों के लिए जिन्हें वह बहुत पीछे छोड़ आया है, इस जगह पर पहुंचकर मंजिल तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा। इसलिए रुद्र को लगा कि भले ही कई लोग इस कठिन प्रक्रिया को पार कर लें, लेकिन सीमित समय में भूमिगत महल से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इस परीक्षा में कई लोगों का असफल होना तय था, लेकिन रुद्र को दूसरों की सफलता या असफलता से कोई लेना देना नहीं था। उसे बस इस बात की चिंता थी कि कहीं वह इसी जगह पर फंसा न रह जाए और नंबर 1 बनने का इनाम उससे पहले कोई और न छीन ले। रुद्र, घबराओ मत। अगर तुम भी यहाँ फंस गए, तो मुझे पूरा यकीन है कि उस व्यभिचारी बूढ़े आदमी को भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। अभी तो बस तुम्हारी किस्मत और गति ही काम आ सकती है। जब तक आपकी गति काफी तेज है, तब तक इस जगह पर घूमना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए आपको किस्मत की भी जरूरत होगी। एग्नी ने याद दिलाया। समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। 10,000 गंभीर मोतियों के लिए मैं बस यही दांव लगा सकता हूँ। रुद्र ने दांत पीसते हुए विशाल भूमिगत दुनिया में और गहराई तक प्रवेश किया। उस क्षण रुद्र को गहराई से महसूस हुआ कि वह इस दुनिया में एक बिना सिर वाली मक्खी की तरह बेतरतीब ढंग से उड़ रहा है, और वह कुछ भी नहीं कर सकता। धमाका धमाका धमाका। लेकिन जैसे ही रुद्र कुछ देर के लिए भूमिगत दुनिया में दाखिल हुआ, उसे दूर से गड़गड़ाहट की तेज आवाजें सुनाई दीं। गड़गड़ाहट इतनी जोरदार थी कि रुद्र को समझ आ गया कि वहां लोग लड़ रहे हैं। विशेषज्ञ लड़ रहे हैं। सचमुच कोई मुझसे पहले उस जगह पर पहुंच गया था। यहाँ लड़ाई क्यों हो रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया हो और वे पहले पहुंचने की कीमत पर लड़ रहे हों? ये आवाज़ें सुनकर रुद्र घबराया नहीं, बल्कि वह मन ही मन खुश हुआ, मुड़ा और उस दिशा की ओर दौड़ पड़ा। साथ ही उसने अपने शरीर के चारों ओर आत्मिक संरचना की एक परत भी बिछा दी। यह उसकी आभा को पूरी तरह से छिपा सकती थी, और यदि कोई ध्यान से न देखे तो रुद्र को देख भी नहीं सकता था। यह एक ऐसी गुप्त आत्मिक संरचना थी जिसे केवल धूसर चोगा विश्व आत्माविद ही बिछा सकते थे। जब रुद्र पास पहुंचा तो उसने आश्चर्य से देखा कि गड़गड़ाहट पहले ही शांत हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में रुद्र ने भी अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग करके अवलोकन करने का साहस नहीं किया। उसे अपनी आभा को सावधानीपूर्वक छिपाकर धीरे धीरे पास जाना पड़ा और अपनी नंगी आंखों से देखना पड़ा कि वास्तव में क्या हुआ था। ये है। लेकिन जब रुद्र करीब आया तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर अत्यधिक सदमे का भाव उभर आया। दूर एक स्थान पर भव्य और आलीशान विशाल द्वार थे। निस्संदेह ये विशाल द्वार इस भूमिगत महल से बाहर निकलने का मार्ग थे, और पास ही में 2 लोग खड़े थे। स्पष्ट रूप से वे दोनों बड़े दरवाजों तक पहुंचने के अधिकार को लेकर आपस में लड़ रहे थे। उनमें से एक छोटा सा बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कुख्यात कामुक बूढ़ा मदन लाल था। लेकिन रुद्र के इतना हैरान होने का कारण यह था कि उस व्यभिचारी बूढ़े व्यक्ति का विरोध करने वाला एक युवक था। उस युवक ने भव्य वस्त्र पहने थे, उसका चेहरा गोरा और आकर्षक था, और उसकी कोमल सूरत देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह रुद्र से भी थोड़ा छोटा हो। लेकिन जब वह युवक स्वर्गलोक में विराजमान मदन लाल के सामने खड़ा हुआ, तो मदन लाल न केवल भयभीत नहीं हुआ, बल्कि उसकी निगाहों में थोड़ी सी अवमानना भी झलक रही थी। हाँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति 9 प्रांतों के महाद्वीप में प्रकट होगा जो मुझसे बराबरी का मुकाबला कर सकता है। अरे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे गुरु कहाँ से आए हैं? और तुम कहाँ से आए हो?
कामुक बूढ़े मदन लाल अचानक जोर से हंसे, लेकिन उनकी निगाहें लगातार शानदार ढंग से सजे हुए युवक का आकलन कर रही थीं, मानो वे अपने प्रतिद्वंद्वी में कोई खामी ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। तुम मेरा नाम जानने के भी लायक नहीं हो, और न ही तुम मेरे बराबर लड़ने में सक्षम हो। मैंने अभी अभी बस तुम्हारी परीक्षा ली थी, लेकिन नतीजे बेहद निराशाजनक रहे। तो पता चला कि बदनाम कामुक बूढ़ा मदन लाल तो बस एक साधारण चरित्र है। सच में तुम सिर्फ कमजोरों, औसत दर्जे की साधना वाले लोगों या यहाँ तक कि उन नागरिकों को ही धमका सकते हो जिन्होंने कभी मार्शल साधना नहीं की। युवक के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसकी निगाहों में तिरस्कार और भी गहरा हो गया। कितना अभिमानी बच्चा है। आज मैं तुम्हारे परिवार के बदले तुम्हें, इस अनपढ़ को, सबक सिखाऊंगा। एक छोटे से युवक द्वारा अपमानित होकर उस व्यभिचारी बूढ़े व्यक्ति का चेहरा क्रोध से भर उठा और उसके शरीर से स्वर्गलोक की आभा निकलने लगी। हवा भी कांप उठी और उनके पैरों के नीचे विशेष सामग्री से बनी शिलाखंडों में दरारें पड़ गईं। कुछ ही क्षणों में तनाव के कारण वे चकनाचूर हो गईं। वह व्यभिचारी बूढ़ा सचमुच क्रोधित था। उसकी आभा यशवंत यादव और प्रणव की तुलना में कहीं अधिक क्रूर थी। ये स्पष्ट था कि भले ही वे दोनों स्वर्गलोक के प्रथम स्तर पर थे, लेकिन उस व्यभिचारी बूढ़े की शक्ति यशवंत यादव और प्रणव से कहीं अधिक थी। तुमने भयानक कर्म किए हैं और तुम्हारा विवेक पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। आज मैं स्वर्ग के लिए न्याय करूंगा और तुम जैसे दुष्ट को मिटा दूंगा। हालांकि जब उसका सामना उस उन्मादी और कामुक बूढ़े व्यक्ति से हुआ तो युवक ने केवल हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर हल्के से अपनी आस्तीन हिलाई। उसके शरीर से गंभीर शक्ति की एक परत फैल गई। गंभीर स्तर का 9वां अभ्यास। रुद्र को गहरा सदमा लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उससे भी कम उम्र का दिखने वाला ये युवक वास्तव में गंभीर अभ्यास के 9वें स्तर की साधना रखता होगा। लेकिन ये भी कुछ खास नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब गंभीर शक्ति का प्रवाह समाप्त हुआ तो वह उस कामुक बूढ़े व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित स्वर्ग की शक्ति के साथ मिल गई। 2 अदृश्य शक्तियां पहले से ही वायु में आकार ले चुकी थीं। यहां तक कि विस्फोट भी वायु से संकुचित होकर गड़गड़ाहट की आवाज पैदा कर रहे थे। दोनों शक्तियों के बीच से लहरों की परतें लगातार फैलती जा रही थीं। इसने जमीन से विशेष चट्टानों को उड़ा दिया और युवक ने वास्तव में गंभीर शक्ति के साथ स्वर्ग शक्ति का मुकाबला किया और दोनों बराबरी से लड़े। रुद्र, अभी इस मौके का फायदा उठाओ और चुपके से अंदर घुस जाओ। सबसे पहले पहुंचने का इनाम तुम्हारा ही होगा। और जैसे ही रुद्र उस युवक के क्रूर और कठोर तरीकों से गहराई से आकर्षित हुआ, जो सामान्य ज्ञान को चुनौती देते थे, अचानक रुद्र के कानों के पास अग्नि की आवाज गूंज उठी। अग्नि की खूबसूरत आवाज और गंभीर लहजे ने रुद्र को ऐसा महसूस कराया मानो वह किसी सपने से जागा हो। हालांकि दूर खड़े दोनों लोग बेहद ताकतवर थे और उनमें से किसी एक की ताकत उससे कहीं अधिक थी, लेकिन वे इस समय जीवन और मृत्यु के लिए लड़ रहे थे, इसलिए वे विचलित नहीं हो सकते थे। ऐसी स्थिति रुद्र के लिए फायदेमंद साबित हुई। जब तक रुद्र उनके द्वारा बनाए गए दबाव का सामना कर पाता और उस दबाव को पार कर लेता, तब तक वह मछुआरे का लाभ उठाकर 10,000 गंभीर मोतियों को अपने साथ ले जा सकता था। आप दोनों से माफी चाहता हूं। जैसे ही रुद्र ने ये सोचा, उसने जरा भी संकोच नहीं किया। वह आगे बढ़ा और सावधानीपूर्वक चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ने लगा। वह युद्ध के घेरे से बचते हुए भूमिगत महल के निकास द्वार की ओर जाना चाहता था। हालांकि उनकी आभाएं वास्तव में बहुत शक्तिशाली थीं और उन्होंने बाहर निकलने के रास्ते लगभग बंद कर दिए थे। ऐसे समय में रुद्र के पास उनके द्वारा पकड़े जाने का जोखिम उठाने और उनके दबाव से घिरे युद्ध के घेरे में कदम रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। बहुत शक्तिशाली। इन दोनों का दबाव बहुत ज्यादा है। मैं अभी अभी इनके दबाव क्षेत्र में पहुंचा हूं, फिर भी यह इतना जबरदस्त है। अगर वे अपनी पूरी ताकत से मुझ पर दबाव डालें तो मुझे डर है कि अग्नि की शक्ति का इस्तेमाल करने पर भी मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। उसी क्षण रुद्र ने अपने दांत कसकर भींच लिए और अपनी सारी आत्मिक शक्ति को अपने शरीर के चारों ओर मंडरा रहे गुप्त आत्मिक कवच को बनाए रखने में लगा दिया। यदि वह आत्मिक कवच नष्ट हो जाता तो उनकी अवलोकन शक्ति से वे निश्चित रूप से रुद्र को तुरंत खोज लेते और उस समय रुद्र निस्संदेह मर चुका होता। लेकिन सौभाग्यवश दोनों जितना लड़ते गए उतना ही आगे बढ़ते गए। अगर यह केवल बचा हुआ दबाव होता तो रुद्र उसे रोक सकता था। इन परिस्थितियों में रुद्र अंततः निकास की ओर जाने वाले रास्ते पर सफलतापूर्वक चल पड़ा और अंत में वह बड़े दरवाजों के सामने पहुंच गया। बड़े दरवाजों के सामने हरे रंग का जेड पत्थर का एक चबूतरा था। चबूतरा आधा मीटर से भी कम ऊंचा था और उस पर सुनहरे रंग का एक बैज लगा हुआ था। बैज के आगे की तरफ प्रतिष्ठित और पीछे की तरफ विला लिखा था। स्पष्ट रूप से ये प्रतिष्ठित विला का प्रतिष्ठित बैज था। जब प्रतिष्ठित बैज जेड पत्थर के मंच में फंस गया तो यह एक चाबी की तरह था। रुद्र की अंतरात्मा ने उसे बताया कि जैसे ही वह प्रतिष्ठित बैज को बाहर निकालेगा 10 मीटर ऊंचे विशाल दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन यह महत्वपूर्ण बात नहीं थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रतिष्ठित बैज के पीछे वाले क्षेत्र में एक विश्व बैग था। विश्व बैग को उठाने के बाद रुद्र ने उसे एक बार रगड़ा और क्रिस्टल की तरह पारदर्शी एक मोती रुद्र की हथेली में आ गिरा।
वह मन का बेहद खूबसूरत था और उसमें अत्यंत प्रबल आत्मिक शक्ति समाहित थी। शायद सैकड़ों उच्च गुणवत्ता वाली आत्मिक औषधियां भी उस एक मन के में निहित आत्मिक शक्ति के बराबर शक्तिशाली न हों। तो ये तो एक गंभीर मन का है। हाँ, ये तो वाकई अच्छी बात है। उस पर रुद्र बेहद उत्साहित था क्योंकि उसके विश्व बैग में ठीक उसी तरह के 9,999 और गंभीर मन के मौजूद थे। निस्संदेह रुद्र ने इस बार बहुत बड़ा लाभ कमाया था। जन्म से लेकर अब तक उसने इतनी बड़ी दौलत कभी नहीं कमाई थी। हाँ, रुद्र, जल्दी से बैज निकालो और यहाँ से चले जाओ। उस बूढ़े और उस छोटे को लड़ने दो। उसी समय एग्नी भी बेहद खुश थी। ये तरीका काम नहीं करेगा। अगर मैं अभी बाहर जाता हूँ तो सबको पता चल जाएगा कि मैं पास होने वाला पहला व्यक्ति हूँ और इससे बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। यह मेरे लिए बेहद हानिकारक होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कामुक बूढ़े मदन लाल और रहस्यमय युवक को भी पता चल जाएगा कि मैंने उनके बीच लड़ाई के दौरान अवसर का लाभ उठाया और उनका शोषण किया। अभी तो मैंने जितेंद्र कबीले के लोगों को नाराज कर दिया है, इसलिए मैं इस जगह पर और बड़े दुश्मन नहीं बना सकता, वरना भविष्य में जब मैं 1000 मॉन्स्टर माउंटेन में प्रवेश करूंगा तो मुझे डर है कि विशालकाय जानवरों के हमले से पहले ही मैं उनके हाथों मारा जाऊंगा। तो अब क्या आप 10,000 गंभीर मोतियों को यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते, है ना? एक ही रास्ता है, मानो कुछ हुआ ही न हो, मैं जहां से आया हूं वहीं लौटूंगा। रुद्र ने बोलते हुए गंभीर मोतियों से भरा हुआ विश्व बैग एक तरफ रख दिया और तुरंत उस जगह की ओर चल पड़ा जहां वे दोनों लड़ रहे थे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत खतरनाक है, खुद को ऐसे खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। एग्नी ने भारी मन से आग्रह किया। चिंता मत करो, मेरे पास अजगर 9 स्वर्गों में यात्रा कर रहा है। अगर मैं पकड़ा भी गया तो भी मैं भाग निकलूंगा। अगर मैं नहीं पकड़ा गया तो मैं 2 बड़े दुश्मनों से बच जाऊंगा। रुद्र ने दृढ़ता से कहा। रुद्र की बातें सुनकर एग्नी को भी लगा कि उनकी बातें काफी तर्कसंगत हैं। अगर वह अभी सीधे निकल जाता तो दोनों के बीच भयंकर दुश्मनी हो जाती और भविष्य में टकराव होना लाजमी हो जाता। लेकिन अभी अगर वह वापस लौट जाए तो भविष्य के टकरावों से बचा जा सकता है। इसलिए एग्नी ने उसे कुछ और करने के लिए नहीं कहा। हालांकि जैसे ही रुद्र थोड़ी दूर वापस आया, एक भयंकर लहर आई और उस लहर को झेलने के बाद रुद्र ने हैरानी से देखा कि वह व्यभिचारी बूढ़ा मदन लाल कुछ दूरी पर खून से लथपथ पड़ा था। उसका एक हाथ कटा हुआ था। उस युवक को पीछे मुड़कर देखने पर उसके शरीर से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी, मानो कोई देवता अजेय शक्ति के साथ नश्वर संसार में अवतरित हुआ हो। उसके माथे पर एक सुनहरा और चमकदार चिन्ह था, शाही हुआंग चिन्ह। ये तो शाही खानदान का है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह इतना उग्र है, क्योंकि उसके पास इतनी प्रबल वंश शक्ति है। एग्नी ने समझाया। तुम जियांग राजवंश से हो। तुम जियांग राजवंश से हो। उसी क्षण उस व्यभिचारी बूढ़े व्यक्ति का चेहरा भय से भर गया और उसकी आवाज कांपने लगी। वह उस युवक की शक्ति और पहचान से भयभीत था। अभी भी तुम्हें पता चल जाना चाहिए, लेकिन नतीजा वही होगा। आज तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। युवक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वह धीरे धीरे उस कामुक बूढ़े आदमी के करीब आने लगा। तुम मुझे मारना चाहते हो? इतना आसान नहीं होगा। तभी उस व्यभिचारी बूढ़े ने अपना हाथ पलटा और उसकी हथेली में एक काले रंग की गोली प्रकट हुई। यह एक वर्जित औषधि थी। उस व्यभिचारी बूढ़े ने उस वर्जित औषधि को निगल लिया और उसके बाद उसके शरीर में गंभीर शक्ति में अचानक बहुत अधिक वृद्धि हुई। फिर पलक झपकते ही वह गायब हो गया और भाग निकला। हम भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं होगा। हालांकि उस युवक ने ठंडी सी आवाज में कहा और तुरंत ही उसके पैर जमीन से टकराए और वह भी अपनी जगह से गायब हो गया। निस्संदेह वह उस बदतमीज बूढ़े आदमी का पीछा कर रहा था। तो पता चला कि जियांग राजवंश का एक व्यक्ति चुपके से इस जगह में घुस आया था। इसीलिए वह इतना शक्तिशाली था। अभी अभी उसके शरीर से निकलने वाली आभा बहुत ही खास थी। क्या ये वंश की शक्ति है? उन दोनों के जाने के बाद रुद्र जल्दी से दूसरी दिशा में भागा, लेकिन साथ ही साथ उसे उस युवक की विशेष शक्ति के प्रति प्रशंसा का भाव भी महसूस हुआ। गंभीर क्षेत्र में रहते हुए स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ को विवश कर पाना यह दर्शाता है कि जियांग राजवंश की वंशानुगत शक्ति वास्तव में सरल नहीं थी। इसीलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जियांग राजवंश अपनी इच्छानुसार सभी दिशाओं में शक्तियों का विकास करने में सक्षम था। फिर भी कोई भी शक्ति जियांग राजवंश की स्थिति को हिला नहीं पाई। 10,000 गंभीर मन के प्राप्त करने के बाद रुद्र ने इस स्थान से निकलने की जल्दी नहीं की। वह छिपकर एक शांत कोने में आराम करने लगा और समय गिनने लगा। जब उसे लगा कि 10 घंटे की समय सीमा लगभग समाप्त हो गई है, तभी वह तेजी से बाहर निकलने की ओर बढ़ा। जब रुद्र बाहर निकला तो उसने देखा कि वहां बड़ी संख्या में लोग जमा थे। रुद्र को देखते ही उनकी निगाहों में कुछ हैरानी झलक रही थी, लेकिन वह हैरानी सदमे की हद तक नहीं थी। इसलिए ज्यादातर लोगों ने रुद्र को एक बार देखने के बाद अपनी निगाहें दूसरी दिशाओं में घुमा लीं। इसका कारण ये था कि रुद्र ठीक समय पर मंच पर आया था।
रुद्र की कम उम्र देखकर वे सब चकित रह गए, और इतनी कम उम्र में मंच पार कर पाना ये दर्शाता था कि रुद्र एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि उस स्तर पर कई प्रतिभाशाली छात्र थे, इसलिए यह अभी भी दूसरों का ज्यादा ध्यान आकर्षित करने में असमर्थ था। अगर रुद्र बैज लेकर सबसे पहले बाहर आता तो निस्संदेह उन लोगों की निगाहें महज हैरानी से भरी नहीं होतीं। उनमें असीम सदमा होता। लेकिन इस समय रुद्र को सबसे ज्यादा यही नहीं चाहिए था कि वह बेवजह का हंगामा खड़ा करे। वह चुपचाप रहना चाहता था। भाई रुद्र। ठीक उसी समय एक जानी पहचानी आवाज अचानक सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि रतन और विश्व आत्मिक संघ के युवा सदस्य हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी ओर आ रहे हैं। इससे स्पष्ट था कि उन्होंने भी योग्यता परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली थी। You do the bell!